हेलो। हाँ जी सर। हाँ बताइए, क्या इसमें प्रॉब्लम है? सर ये सर एग्जाम्पल नंबर 4 है सर ये। सर एग्जाम्पल नंबर ऑर्थर। 4। सर ये हाँ क्या? सर ऑर्थर सर कॉनन। आर्थर कोनन कॉन डॉयल। डॉयल, हाँ जी सर। हाँ, इसकी रेंडरिंग कैसे होगी बताइए। सर ये इन्होंने सर नीचे इसके आंसर, नीचे थ्योरी में भी और ऊपर भी सर लिखा है डॉयल सर ऑर्थर कॉनन। हाँ, कहाँ पर लिखा है, मुझे सर दिखाओ। ये सर ये नीचे ही इसके फोर्थ करके लिखा हुआ है। फर्स्ट बस। थ्री नेम आर इटर्नल हाँ जी अंडर सर। द पार्ट, अच्छा, विच इज द सरनेम, द फोर्थ नेम lived the British title of honor, and in such case, the honorific title has to be added to the name if the term commonly appears along with the name. ये पहली बात है, ये नाम जो है, हेलो, हाँ जी सर। कॉमनली अपीयर नहीं होता। सर आर्थर कैनन डॉयल, हाँ सर जो जी। वर्ड है ये कॉमनली अपीयर नहीं होता। ये सिर्फ नाम यहाँ दिया हुआ है, बट इट इज नॉट कॉमनली अपियर। अगर आपको इसकी बुक देखने को मिले तो बताइए, बुक में सर नहीं लिखा होगा। जैसे सर विलियम कई में है, सर विलियम चर्च, सर विलियम पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो जो सर होते हैं ना, दे हाँ आर जी सर। एट ए पर्टिकुलर प्लेस जहां उनको ऑनर के लिए प्रेजेंट करते हैं। बुक में नहीं होते बेटा वो। अच्छा। अगर ठीक बुक है। में है, हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर। अगर बुक में है तो वहां हाँ लिखा जी। होगा कि उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा ना, उसमें ये बात लिखी होगी। और जनरली ऐसा होता नहीं। सर करके बहुत नाम है, आपको कम से कम हजारों नाम ब्रिटिश नेम मिलेंगे जो सर लिख के। और हमारे यहाँ भी सर टाइटल होते हैं, और भी बहुत से टाइटल होते हैं। हम इंडिया में किसी का भी टाइटल नहीं लिखते, हम फॉरेन का भी टाइटल नहीं लिखते। ये जो लिखा हुआ है, इस हाँ जी। केस में आपको ये बताऊं, इस तरह की चीज आपको पहली बात आएगी नहीं। ये इन्होंने थ्योरी बताते हुए लिख दिया है कि वेस्टर्न नेम में सर कई बार पार्ट ऑफ नेम होता है। तो पार्ट ऑफ नेम जो है ना, हाँ जी सर। हाँ, पार्ट ऑफ नेम जो है ना, वो जब होगा तो आपको बुक देखने से पता लग जाएगा, या एग्जाम्पल देख के देखने से। और एक और बात बताएं, सर हाँ नेम जी। जो है हमेशा शुरू में ही होता, ठीक है, हाँ जी सर। सर एंड में नहीं होता। तो ऐसे केस में सर नाम ड्रॉप हो जाता है। हाँ, बीच का या कोई और पार्ट हो तब अलग है। पर ये जो है, इसमें अगर ये कह रहे हैं कि सर, आप या तो मैंने बताया, आप नोट नोट लिख दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। ये लिख दो, वी ट्रीट दैट सर इज दी नेम, ये टाइटल, परमानेंट टाइटल टू दी ऑथर, ये लिख देना नीचे। तब आप सर इंक्लूड कर सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, लास्ट वर्ड में तो एंट्री करेंगे और बाकी हाँ का जी। नाम जो है आगे लिख देंगे। और उसमें नीचे स्टार मार के नीचे लिख दीजिए, आई ट्रीट दैट सर इज द पार्ट ऑफ नेम, या सर इज द परमानेंट टाइटल, या नोन एज सर इज ए पार्ट फ्रॉम विच द ऑथर इज नोन, ये लिख देना। तो ठीक है आपकी सर। होगा भी, गलत भी होगा तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि ओके आप सर। डेलिबरेटली फिर लिख रहे हैं। हाँ जी सर। ये है इसका मतलब। प्राइस एंड रेंडरिंग में, इसमें पर्सनल ऑथर, ठीक है, हमने आपको दिखाया है, एडिटर वाली दिखाई है, सीडोनिम वाली ऑथर आपको दिखाई है। 9.5 तक आपका सिलेबस कवर हो गया है, सीडोनिम ऑथर्स। एक बार हम एंट्री में ले जाते हैं, आपको दिखाते हैं, देखो। डबल ऑथर, और उसके बाद ये देखिए, डबल ऑथर में पता है कि एक ऑथर एंट्री में होता है ऊपर, और दूसरा ऑथर ट्रेसिंग में होता है। चलिए, सेकंड ऑथर ये है ना, ये देखो, ये एंट्री आपको दिखा चुका हूं मैं। अब ये 3 वाली एंट्री हमने आपको दिखाई है, ये देखिए। इसमें पहला ऑथर आपके ऊपर एंट्री में, ये देखिए, पहला ऑथर यहाँ एंट्री में है ये। और बाकी के दोनों ऑथर जो हैं आगे देखिए एंट्री में, उसमें ट्रेसिंग में, ये देखिए,
ट्रेसिंग में ये देखिए पहला दूसरा आथर है ये, और ये तीसरा आथर है। इस तरह से जब 3 आथर होते हो तो एक मेन में और 2 ट्रेसिंग में आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस एंट्री के बाद मोर देन 3 में हमने बताया था, एक ये जो 4 है ना, रिचर्ड एच प्राइस, माइकल ग्लिस्टन, इसमें से सिर्फ पहला वाला रह जाएगा और एंट्री वुड बी इन टाइटल। और अभी कोई हमसे पूछ रहा था हैंगिंग इंडेंशन क्या होता है। हैंगिंग इंडेंशन ये है जो एंट्री बनी हुई, देखिए आप, ये देखिए आपकी एंट्री टाइटल में बनी हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। हाँ जी बोलो। सर ये रिचर्ड एच प्रिंस लिखा है सर, इसके बाद 3 डॉट भी आएंगे। हाँ हाँ, डॉट क्यों नहीं आएगा, नाम है ना उसका, इनिशियल है बेटा, नहीं रिचर्ड। सर, ये रिचर्ड प्राइस के बाद सर 3 डॉट्स आते हैं सर। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को आपने नाम देखा, इसमें क्या है, दिखाओ फिर से, दिखाओ नाम। सर ये आप नाम नहीं देखो सर, ये नीचे लिखा हो सर, ये नीचे लिखा है द नेम ऑफ ऑथर इज फॉलोड बाय 3 डॉट्स व्हिच इंडिकेट द वी हैव ओमिटेड सम मोर नेम्स। नहीं, देयर इज नो ओमिशन, इट इज ए मिस्टेक। प्राइस कॉमा रिचर्ड एच जो लिखा है ना, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, प्राइस कामा रिचर्ड एच, वो ठीक तो लिखा है बेटा? नहीं सर, ये मैं पूछ रही हूँ सर, ये ईटी ऑल जो ब्रैकेट में लिखा है इसके पहले सर 3 डॉट्स भी आते हैं? नहीं कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, आपको सर लिखा था नहीं, आप नीचे लिखा हुआ है। अरे हमारे समझ में नहीं आता आप क्या बात कह रहे हो। मैं आपको एंट्री समझाऊं, आप अपनी तरफ से कोई चीज पूछोगे जब गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से एंट्री देखी आप, देखिए मैं कर्सर चला रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी स्लैश रिचर्ड एच प्राइस, ये नाम है इसका, रिचर्ड एच मिडिल नेम है उसका, और प्राइस जो है सर नेम है। ठीक है बेटा, ये तीनों पार्ट लिखने के बाद फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है, उसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं एट अल, इसका मतलब एंड अदर्स, और एट एल के बाद ये ब्रैकेट बंद करके फिर डॉट हाइफन करके प्लेस लिखते हैं, पब्लिशर लिख दिया न्यूयॉर्क कोलन हॉल्ट राइन्स। अब आपने देखे सारी एंट्री हैंगिंग बनी है। हैंगिंग का मतलब आपने पहले से शुरू किया है और दूसरे से सारी एंट्री है ये, ठीक है। हाँ जी। इसको हैंगिंग इसलिए कहते हैं, सारी नॉर्मल एंट्री कहाँ से बनती है, ऐसे बनती हैं, और उसके बाद यहाँ से पीछे वाली लाइन से शुरू होती है, यहाँ से कंटिन्यू होती, पैराग्राफिंग होती है। लेकिन इस केस में जब टाइटल एंट्री होती तो पैराग्राफिंग नहीं होती, तब हमेशा हैंगिंग एंट्री बनती जैसी ये बनी हुई है। और एक बार और समझ लीजिए कि हैंगिंग एंट्री टाइटल सेक्शन के बाद ये जो कोलेशन वाला पार्ट है, ये भी, ये जो है ये रनिंग में हो सकता है। जैसे मान लो ये नंबर ऑफ पेजेस लिखे, फिर पेजेस लिखे, फिर साइज लिखा, इसके बाद मान लो क्या चीज होती, सीरीज होती, तो ब्रैकेट शुरू कर देते, सीरीज का नाम लिखते चले जाते और कंटिन्यू फिर पीछे वाली लाइन से करते। ये देखो यहां से, इसका मतलब कोलेशन से नॉर्मल एंट्री हो जाती है। आप समझ रहे हैं बेटा? हेलो, यस सर, हाँ, कोलेशन से एंट्री नॉर्मल हो जाती है, टाइटल सेक्शन तक हैंगिंग रहती है, 1982 तक हैंगिंग रहेगी और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल का मतलब ट्रेसिंग भी नॉर्मल, यहाँ से शुरू करेंगे और अगर आगे कुछ है तो पीछे से लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। सर ये मतलब है, स्टार्ट सेकंड से करेंगे, अगर आगे कंटिन्यू होती है तो फर्स्ट तक ले जाएंगे। हाँ, ये यहाँ से बात कर रहा हूँ कोलेशन से। कोलेशन ऑनवर्ड एंट्री नॉर्मल होगी, कोलेशन से आगे की नोट में भी लिखना, उसमें भी नॉर्मल होगा। ये केवल टाइटल सेक्शन तक हैंगिंग रहती है, ये 82 तक, यहाँ तक। राइन हार्ट एंड विल्सन 1982, यहाँ तक एंट्री हैंगिंग रहेगी, बाकी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर कुछ लिखने कोई नहीं है तो कहाँ से लिखोगे, तो फिर तो नेचुरली खत्म हो जाएगा लाइन। लेकिन सर एक अगर क्वेश्चन है, हाँ जी, क्वेश्चन है सर। हाँ सर ये पता कैसे चलेगा कि ये हैंगिंग टाइटल से बनेगा, मतलब क्या इसकी पहचान क्या होती है सर? जो मैंने बात बताई है आपने सुनी है, यही है। ये लोग ऐसे करते हो, मैं जो कहूँ उसको, मैंने क्या कहा, टाइटल एंट्री, क्या कहा मैंने क्या टाइटल कहा? एंट्री,
टाइटल हाँ, एंट्री। अगर आपकी एंट्री ऑथर में ना बन के और टाइटल में है, जैसे ये देखो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है, टाइटल है बुक का, ऑथर तो नहीं है। तो यस जब सर। मेन एंट्री टाइटल में बनेगी तब ये हैंगिंग एंट्री होगी, अगर ऑथर होगा तब हैंगिंग नहीं होगी। पीछे की एंट्री देखी थी आपने, उनमें यस सर। हैंगिंग कोई नहीं है। देखिए पीछे की एंट्री देखिए, ये देखिए, देखा है आपने? अभी देखिए फर्स्ट पार्ट देखो, ये देखो जब ऑथर का नाम आ गया है ऊपर टाइटल के बजाय लीबर्ट रॉबर्ट यम, तब एंट्री नॉर्मल बनी है। ठीक है बेटा, तब पीछे ओके तक सर। गई है ना? ओके सर। हाँ ये बात है, इसमें कुछ समझने की नई चीज नहीं है। नहीं टाइटल एंट्री जब होती तभी हैंगिंग होती है। लेकिन सर चलिए उसमें आगे। नीचे, लेकिन उसमें नीचे जो 4 ऑथर दे रखे थे, तो उसमें से एक ऑथर से नहीं बना सकते फिर फर्स्ट वाले में लीडिंग सेक्शन में लिखकर? बेटा बना तो सकते थे, लेकिन उस ऑथर की वैल्यू खत्म हो जाती है जब 4 हो जाते हैं, तब ऑथर की सेकंड वैल्यू हो जाती है, इसलिए टाइटल एंट्री बनती है। ओके सर, यहाँ हाँ से कंफ्यूजन क्लियर होगी। हाँ, इसलिए हमेशा ऑथर 3 तक तो उनकी प्लेस रिटेन होती है, मतलब उनकी जगह जो है सुनिश्चित रहती है कि एंट्री ऑथर से बनेगी। जैसे ही ऑथर 4 हुए, ऑथर की वैल्यू खत्म, सेकंड वैल्यू हो जाती है, और फिर टाइटल में एंट्री बनती है। जब टाइटल में एंट्री बनती है तब इसे हैंगिंग एंट्री बनाते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। और पहला ओके सर, तो ऑथर, सर, हाँ अब समझ गया, ये है तो सर मतलब। मैं कॉपी में ये लिख रहा हूँ कि यदि 4 ऑथर हो तो फिर उसका जो हम कैटलॉगिंग करेंगे तो फिर वो हाँ हाँ, टाइटल से एंट्री की जाएगी। टाइटल से, और पहला वाला ऑथर कंसीडर होगा, बाकी 3 एंड अदर्स हो जाएंगे। 3 जो है ओके सर, एंड थैंक अदर्स यू हो सर। जाएंगे। ओके। तो पहले वाले ऑथर से ही एंट्री बनेगी, जैसे ये बनी है अभी। अभी जो एंट्री ओके। आपके सामने जो हम दिखा रहे हैं वही है। इसमें हमने 3 से ज्यादा है, मोर देन 3 ऑथर्स, ये लिखा ना। अब इस केस में हमने क्या किया है, ये 4 ऑथर है, देखो ये 4 हैं। रिचर्ड प्राइस है Hello, ये। hello, sir. हाँ जी, हाँ Sir, I'm हेलो। not getting your voice, sir. Very slowly. I'm listening to very slowly. There would be some problem in your system because we have Okay, okay, sir. 75 I'm going students. to leave myself and please join me again. हाँ, okay, no problem. You check. Okay, I sir. will Okay. not say anything. Anyway, whatever you like, you can do that. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. ये देखिए, अभी आपने देख लिया। सर एक जब बार ये ऑथर, मेन एंट्री के नीचे सर ये कुछ लिखा है, सर पढ़ देना। कहाँ बताओ? सर इसी के नीचे सर। हाँ, ये पढ़ के सर ये बताऊं? हाँ, सेकंड लाइन पढ़ देना, द नेम। the name of author is followed by 3 dots, which indicates that we have omitted some more names of authors. ठीक है, वो जो स्पेस है ना, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हाँ मैं जी दिखा देता हूँ, जो बात लिखी है मैं दिखा देता हूँ। ये नाम लिखा ना, रिचर्ड एच प्राइस लिखा है बेटा। यस सर। हेलो, और Yes, उसके बाद sir. स्पेस छूटा हुआ है। हाँ, हाँ जी। इसमें 3 डॉट लगा देना कंटिन्यू के, कि Yes, मतलब sir, आखिर यही एक नहीं है आगे। हम्म, हाँ, यहाँ पर जो 3 डॉट इसने टाइटल में मिस किए हैं एंट्री में, ये करेक्शन आप कर लीजिए। प्राइस sir, के बाद ये 3 सर डॉट बोल लगा दीजिएगा। यस सर, हैं? यही वाले डॉट बोल रही थी सर मैं। हाँ हाँ, 3 डॉट जो एक कह रहा है वो 3 डॉट्स लगा दीजिए। इसका मतलब है रिचर्ड प्राइस एक नहीं है, उसके साथ और भी हैं, ये इसका मतलब है, इसलिए 3 डॉट लगा दीजिए। ठीक है, वैसे बहुत बड़ी ये मिस्टेक नहीं है, स्पेस छूटा हुआ है, कोई बात नहीं। एयरटेल आगे लिखा है, उसका मतलब है एंड अदर्स, इसका मतलब इसके साथ और लोग भी हैं। लेकिन 3 डॉट लगा दें तो और अच्छा लगेगा, ब्यूटीफाई लगेगा, ऐड का रूल लगेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये नया चैप्टर है, ये क्या कह रहा है, बुक्स अंडर एडिटोरियल डायरेक्शन। की बुक है उसमें ऑथर है ही नहीं। उसमें क्या है कि बुक जो है वो किसी एडिटर ने लिख दिया है, हालांकि बुक के अंदर जो लिखा है उसके ऑथर हैं, लेकिन आपको टाइटल जब बनाने के लिए दिया जाए, अगर उस वक्त नहीं दिया है तो इसका मतलब आप एडिटर में एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि एडिटेड बुक को टाइटल एंट्री ही बनाएंगे, जैसे पीछे बनाई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी बात को समझ लेना। ये पहले भी हमने समझाया था, आप पता नहीं क्लास में आए नहीं आए। ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बुक है, द केस अगेंस्ट उसका सबटाइटल है, एडिटर रेनर बॉर्न है, ऑथर का नाम नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना।
देखिए इस एंट्री को पूरी तरह समझिए, डिफिकल्ट एंट्री है, पहले भी हम समझा चुके हैं। ये हम दोबारा रिपीट, हमने कहा भी था मैं करूंगा, इसलिए कि सब बच्चों को शायद समझ में नहीं आया। चलिए ये एंट्री अब आप देखिए, ठीक है। अब इस एंट्री में क्या है, मतलब जो बुक है वो ऑथर का नाम नहीं देके एडिटर के जिसने कंपाइल किया उसका नाम दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ऑथर नहीं, ऑथर है। ऑथर क्या है कि इसके अंदर जो बुक में है ना डिटेल्स, उनके डिटेल्स का ऑथर है। मतलब जैसे चैप्टर 1 का ऑथर अलग है, चैप्टर 2 का ऑथर अलग है, इसमें नहीं दिया है। इसकी अगली एंट्री बनी हुई दिखाता हूं आपको, देखिए ये देखिए, ये देखिए, यहां तक तो मेन एंट्री सिंपल बुक की हो गई कि अगर आपकी एडिटर होगी तो टाइटल बना के स्लैश करके एडिटेड बाय, और तरीका वही है, हैंगिंग। तरीका क्या है बेटा, हैंगिंग, क्योंकि टाइटल में एंट्री है। सब बच्चे सुन रहे हैं, टाइटल में, इसलिए हैंगिंग एंट्री बनी है। ठीक है बेटा, हेलो हेलो, ओके सर। यस सर। यस सर। इसमें नीचे देखिए, पहली एंट्री तो सब्जेक्ट की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है बेटा। और दूसरी एंट्री जो है एडिटर की है, क्योंकि एडिटर में मेन एंट्री नहीं है, मेन एंट्री टाइटल में है, इसलिए हमने लिखा है। अब आप ये कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये सब्जेक्ट है बेटा। इस बुक का 001.535 ये सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बुक का सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट एंट्री है, फिर एडिटर है, ये बन गई सिंपल एंट्री। ये कितनी सिंपल है, लेकिन ये मैं डिफिकल्ट करने जा रहा हूं, ये मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं। जिन बच्चों को अगर समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एंट्री डिफिकल्ट थी इसलिए, ये लीजिए, अब देखिए ये मेन एंट्री जो है ये बनी है। अब देखिए ये कंप्लीट मेन एंट्री है जिसमें ये बता है कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब ये बुक वही है, इस बुक में कंटेंट्स दे दिए। कंटेंट्स का मतलब इस बुक के अंदर क्या लिखा है। अब क्या लिखा में टाइटल भी है और टाइटल के साथ उसका ऑथर भी है। इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बुक है जिसके अंदर दो बुक्स अंदर इंक्लूड हैं। एक है कंप्यूटेशनल साइकोलॉजी एंड इंटरप्रिटेशन, दूसरी है ब्रेन्स एंड प्रोग्राम्स। ये दो किताबों को कंबाइन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक है जो ये सामने है आपके। अब डिटेल आपको समझ आई, ये बुक में कंटेंट्स भी दिए हुए हैं। अब आप कैटलॉगिंग कैसे करेंगे, देखिए मेन एंट्री तो ऐसे बन जाएगी, उसके बाद आगे जाके और एंट्रीज में बनेंगी। वो कैसे बनेगी, ये देखिए एनालिटिकल एंट्री बनेगी, क्योंकि पूरी बुक का तो एडिटर है और ऑथर जो है अंदर पार्ट्स के अलग अलग हैं, तो उन पार्ट्स की एनालिटिकल एंट्री बनेगी। जैसा कि टाइटल देख रहे हैं आप बना हुआ, एनालिटिकल एंट्री ऑथर, कि इसमें जो दो पार्ट हैं जिनके ऑथर अलग अलग हैं उनकी एंट्री इस तरह से बनाई जाएगी। पहले की पुटनम हिलेरी कंप्यूटेशनल साइकोलॉजी एंड इंटरप्रिटेशन, हिलेरी पुटनम, पेज 1 से 18। इस बुक में पेज 1 से 18 तक ये वाला एक चैप्टर लिखा हुआ है जिसका ऑथर हिलेरी पुटनम है। तो उल्टा करके हम लिखते हैं पुटनम हिलेरी, ठीक है। अब हम नीचे इसका रेफरेंस दे देते हैं, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द केस अगेंस्ट, एडिटेड बाय रेनर बॉर्न, लंदन, क्रूम हेल्म, 1987। इसको एनालिटिकल एंट्री क्यों बोलते हैं, इसलिए कि बुक के अंदर के कंटेंट्स को एनालिटिकल फॉर्म में ले आके, अंदर से उनको ले आके मेन बुक से रेफर कर देते हैं। मेन बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उससे रेफर नंबर नहीं लिखेंगे, नहीं और कुछ नहीं लिखेंगे। दिस इज ओनली एनालिटिकल एंट्री बाय ऑथर। ऑथर के नाम से जो एक पार्ट है उसका ऑथर है, उससे एनालिटिकल बना देंगे, उसके पेजेस बना देंगे। सर एक्सेशन नंबर नहीं आएगा ना? एक्सेशन नंबर तो बेटा पूरी किताब का है, फिर वही बार बार कह रहे सर इसमें लिखा नहीं हुआ सर। कहाँ लिखा हुआ सर ये 8245 नहीं लिखा हुआ। कहाँ पर सर ये एनालिटिक एंट्री में नहीं लिखा। वो इसलिए नहीं दिया हुआ कि ये है एनालिटिकल एंट्री, ना तो ये मेन एंट्री है।
ना ये एडेड एंट्री है। दिस इज एनालिटिकल, यानी हमने बुक को एनालाइज करके एक एंट्री बनाई है जिसमें चैप्टर बाहर निकाल के रेफर कर दिया है कि इस बुक के इस पेज पे ये चैप्टर है, तो इसलिए इस एंट्री का नाम है एनालिटिकल। और एनालिटिकल एंट्री ऑथर है ये। और अगली देखो आप, अगली देखो बेटा, थोड़ा दिमाग थोड़ा खोलो, अभी पता लगेगा। सर देखो ये दूसरी है एनालिटिकल एंट्री ऑथर, दूसरे में माइंड ब्रेन्स और प्रोग्राम है दूसरे पार्ट में, उसमें सीएल जॉन आर से ये एनालिटिकल एंट्री ऑथर दूसरी है। और इसमें किसी में एक्सेशन नंबर नहीं आएगा, केवल कॉल नंबर आएगा, क्लासिफिकेशन नंबर और बुक नंबर केवल वही आएगा। चलिए आगे अब दिखाता हूं, ये देखिए वही एनालिटिकल एंट्री अब टाइटल से बनी है। अब किससे बनी है? टाइटल से। इसका मतलब अगर दो पार्ट हैं इस बुक के अंदर, दो तरह के कंटेंट हैं, तो एंट्री बन गई 4 एनालिटिकल, एक बार ऑथर से और एक बार टाइटल से। ये देख लो सर ये टाइटल से बनी है तो ये भी हैंगिंग इंडेंट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैंगिंग है, और यहाँ कोलेशन तक ही रहती है। तो कोलेशन कहाँ है? पेज 1 से 18 और सेमीकोलन 23 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ डॉट मिस हो गया, डॉट लगा देना। नीचे लिखा है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द केस अगेंस्ट सो एंड सो। ये है एनालिटिकल एंट्री टाइटल। ठीक है बेटा, ये देखो ऊपर यहाँ लिखा है एनालिटिकल एंट्री टाइटल, और वो थी एनालिटिकल एंट्री ऑथर। तो इसी मेन एंट्री के सारे पार्ट हैं। इसका मतलब इस बुक की कैटलॉगिंग आपको समझने के लिए जरूर मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली आपको एग्जाम में इसलिए नहीं दी जाती, इतनी लंबी एंट्री बनाने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम उतना होता नहीं। टोटल 5 एंट्री बनानी, उसमें से एक एंट्री अगर ये हुई तो 3 ही बन पाएंगी, 5 नहीं बन पाएंगी, काम बढ़ जाता ना बेटा। इसलिए जनरली ये चीज देते नहीं एग्जाम में, पर आपको समझना जरूरी है। आपको कैटलॉगिंग पढ़ाई जाती, हर तरह की चीज आपको समझना बेहद जरूरी है। ये देखिए टाइटल दूसरा, फिर वही है माइंड ब्रेन और प्रोग्राम। फिर आपने देखा हैंगिंग बना है ना, उसके बाद अंदर उसका सोर्स दे दिया इन आर्टिफिशियल, ये दो यहां से ये सोर्स दे दिया। ये बुक कहाँ है? इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सोर्स दे दिया। सोर्स देके इनको अंडरलाइन करे देना इसको, जब हम बनाए सर, इनको ओनली इन, ये वर्ड हाईलाइट कर दीजिएगा, ये इन वाला, और नहीं वो नहीं, ये इतना ही। ओ सॉरी, ये देखो ये पहला वर्ड, ये बस, नहीं और कुछ नहीं करना अंडरलाइन, केवल इन। ठीक है, चलिए इस तरह से कर देना। उसके बाद आगे देखिए, ये एंट्री हमने समझाई थी, अब ये सिडोनिम वाली समझाई थी। एक बार फिर बताते हैं, सिडोनिम में भी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। एंट्री देखो, गिफ्ट ऑफ मागी है, ओ हेनरी नाम है, ये इसका असली नाम नहीं है, क्योंकि डिटेल में देखोगे तो पता लग जाएगा आपको। देखिए ये देखिए, ये दिया है, ये नीचे आइए, नीचे आइए, ये दिया है नोट द एक्चुअल नेम ऑफ विलियम सिडनी पोर्टर। However, author is predominantly known by his pseudonym. Author जो pseudonym से ज्यादा मशहूर है। कैसे आप बताओ? प्रेमचंद और धनपत राय एक ही आदमी के नाम है, लेकिन उसका मशहूर नाम है प्रेमचंद जो pseudonym है, और नाम उसका असली है धनपत राय। ये हमारे इंडिया का केस है। ये कहानी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, ये लिखी है इन्होंने, और अपने टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं। तो ये भी सिडोनिम थे, प्रेमचंद। गोदान जो बुक है वो उनकी सिडोनिम के अंडर लिखी हुई है, प्रेमचंद। धनपत राय के अंडर एक भी बुक उन्होंने नहीं लिखी। ठीक है, इसलिए केस आपको समझाता हूँ। सिडोनिम कई बार मशहूर होता है, उसी से एंट्री होती है। ये देखिए एंट्री बनी हुई है, हेनरी ओ गिफ्ट ऑफ मागी। ये इसमें क्या हम करते हैं, ये जो नोट सेक्शन है ना बेटा, उसमें लिख देते हैं ओ हेनरी इज द सिडोनिम ऑफ विलियम सिडनी पोर्टर। ओ हेनरी जो है वो सिडोनिम है विलियम सिडनी पोर्टर का। बस ऑथर और टाइटल है। अब देखिए इसमें ऑथर के अंदर एंट्री हो गई और टाइटल आगे दे दिया है, और सब्जेक्ट अमेरिकन फिक्शन 813.53 जो है अमेरिकन फिक्शन है। ठीक है, उसका नंबर है। चलिए
इलिस्ट्रेटेड बाय, सर जैसे इलिस्ट्रेटेड बाय इरिक लिखा है, इसके हाँ। बाद सर ड्राइंग भी होता है तो कॉमा देके लिखते ड्राइंग बाय सच ऑथर। हाँ, इलस्ट्रेटेड बाय सो एंड सो, ये कॉमा लगा के लिखेंगे कॉमा ना? नहीं लगाते बेटा, सेमीकोलन है, ओ हेनरी के बाद सेमीकोलन है। नहीं सर, जैसे सर इलिस्ट्रेटेड के बाद ड्राइंग भी किसी ने की होती तो हाँ। उसका नाम देने के लिए एरिक के बाद हम कॉमा लगाते फिर लिखते नहीं 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 ड्राइंग नहीं नहीं लगाते बेटा, इकट्ठा ही लिख देते हैं, वहां जरूरत नहीं है। जरूरत है ऑथर और इसके बीच में सेमीकोलन का सिंबल है, याद रखना। ओ हेनरी लिखा ना, उसके बाद सेमीकोलन मस्ट है, ये है जिसके मार्क्स हैं, बाकी किसी के मार्क्स नहीं है। और आगे डॉट हाइफन जो है हर एक का कनेक्टर है, जैसे इरिक ब्रेडबर्ग बाद डॉट हाइफन है, और न्यूयॉर्क के बाद कोलन है, और पब्लिशर के बाद कॉमा है, और 72 के बाद डॉट है। ये सिंबल गलत मिस नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। सर ये जो एक्सेशन नंबर होता है सर, ये मेनली कहाँ पे लिखा जाता है? मैंने बताया ना, इस नीचे वाले बॉक्स के मिडिल में। नहीं सर, जैसे सर इसका भी कोई सर रैंकिंग होती है कि 5 लाइन के बाद लिखे या ऐसा मैंने ही बताया होगा आपको, मैं 6 लाइन बताता हूँ बच्चों को, लेकिन बच्चा अगर छठी के बजाय 7वीं में भी लिख दे तो गलती नहीं। गलती कब है? जब एक बार चौथी में लिखे, एक बार 7वीं में लिखे। आप समझ गए ना? जो लाइन डिसाइड करें वही रहे, 6th लाइन 7th लाइन जो आप तय करें, हर एंट्री आपकी वही होनी चाहिए। सर ये काउंटिंग लाइन की सर द गिफ्ट सर सब्जेक्ट से होगी ना? 1 2 3। हाँ नहीं नहीं, टाइटल से बेटा, टाइटल से। जैसे ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 1 2 3 4। और अगर आपके लाइंड कार्ड नहीं है, पहली बात तो लाइंड होगा एग्जाम में, तो आप लाइनें सीधे गिन लो और अगली लाइन में लिख दो, क्या दिक्कत? ठीक है, आपको रूल्ड मिलेगा, ये ऐसा प्लेन नहीं कार्ड मिलेगा, रूल्ड मिलेगा, लाइनें होंगी, तो लिखना भी आसान होता है और गिनना भी आसान होता है। इस तरह से कर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो सर, ये जो एक्सेशन नंबर है हमें हर एडिटेड एंट्री में लिखना पड़ेगा सर? हर एडिटर थोड़ी बेटा, हर एंट्री में होगा, क्योंकि नहीं। आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं एंट्री दिखाता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी समझा देता हूँ, 1 मिनट, अभी समझा रहा हूँ, देखिएगा। ये तो सी एंट्री है, और कोई एंट्री दिखाता हूँ जिसमें आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसे एग्जाम्पल आगे, अभी जो आप कह रहे हो अभी अगली एंट्री में दिखा दूंगा मैं, ठीक है? इसमें कार्ड ही तो है, तो ये सी कार्ड है, इसका कोई मतलब नहीं, जो आगे एंट्री आएंगे उसमें मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, एक्सेशन नंबर किस लाइन में लिखा जाता है? फिक्स लाइन, जो लाइन हो वो फिक्स कर दो आपकी। आप 5 एंट्री एग्जाम में बनाओगे ना, हर 5 एंट्री में जो लाइन आप तय करेंगे वही रहेगी। छठी लाइन 7वीं लाइन जो तय करें, लेकिन मिडिल में ही होता है, ये नहीं सबसे ऊपर लिख दें या नीचे बॉटम में लिख दें, ये मिडिल में ही होता है। लाइन आप डिसाइड कर लीजिए, छठी या 7वीं, मिडिल में लगे, ठीक है बेटा? हेलो, हाँ, लेकिन हर बार नंबर चेंज नहीं करना। छठी में लिख रहे हो तो छठी लिखो, 7वीं लिखना, क्योंकि अगर बार बार चेंज करोगे तो कटलॉग की ब्यूटी खराब हो जाती है, उसमें नंबर कट जाते हैं। चलिए आगे, अगली एंट्री देखो, रिप बैन निकल, ये भी मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी, जल्दी जल्दी देख लो, कुछ नहीं है इसमें, इसमें भी वही है। एग्जाम्पल नंबर 10, ये देखो आगे, ये अगली एंट्री है। ओके, थैंक यू सर। इस अगली वाली एंट्री को देखिए, एग्जाम्पल 9 का, ये तो देखो वो पीछे वाली है, 9 और 10 दो थी ना, तो ये देखिए बनी हुई है 9 वाली मेन एंट्री। मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी के पास मटेरियल ना हो तो क्लिप लेते रहे, उसमें क्या होगा, आप फोटो खींच लेंगे, घर में समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। और एग्जाम्पल 10 की मेन एंट्री नीचे है, ये देखिए 9 और 10 की ये रही, ये देखिए। इसमें आपने क्या देखा है कि टाइटल में आर लिखा है कि ब्रेसविल हॉल या ह्यूमरिस, ये टाइटल दोनों का सेम है, तो जब ऐसा होता है तो आर करके एंट्री बना देते, पहला टाइटल और दूसरा टाइटल। हेलो सर, ये जो ट्रेसिंग सेंटर ट्रेसिंग सेक्शन दिया हुआ है सर, इसमें हर टाइटल के बाद सर ये जो है फुल स्टॉप लगा है, जैसे अमेरिकन फिक्शन फुल स्टॉप,
फिर रोमन में पर, तो सर सब में फुल स्टॉप लगाना है? इसके बाद ब्रेक बिल के हाल के बाद। नहीं नहीं सर, ये जो ट्रेसिंग सेक्शन में टाइटल्स दिए हैं, हाँ जैसे हाँ, फर्स्ट अमेरिकन अमेरिकन, फिक्शन, हाँ अमेरिकन फिक्शन, ठीक है, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी हाँ, सर। फिर फर्स्ट रोमन 1 ये ऑथर के लिए है, स्मिथ हार्वर्ड एफ, इसका हाँ मतलब इसमें सरनेम है कॉमा हार्वर्ड एफ हो गया, जी, ठीक है बेटा। हाँ हेलो, जी, हाँ समझ गया ना। हाँ जी हाँ सर। ये, हाँ क्योंकि इसमें दो है ना बंदा, वैसे इसमें एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने एग्जाम्पल में गलती की है, स्मिथ हार्वर्ड एफ करके आगे एफ के बाद कॉमा लगाना, और कॉमा लगा के लिख देना ई डी, क्या लिख दोगे, ई डी, हाँ सर डॉट कहाँ मत, पे? ई डी, सर एफ के आगे ईडी लिखे? हाँ एस के आगे नहीं बेटा, ये टाइट मैं यहाँ से कर्सर से दिखाता हूँ, ये जब नीचे यहाँ ट्रेसिंग में बनाओगे ना, ये देखो, ये लिखे ना वन, ठीक है, हाँ और जी सर, फिर लिख दिया स्मिथ हार्वर्ड, तो स्मिथ के बाद कॉमा, यहाँ कॉमा नहीं लगा हाँ है, जी स्मिथ सर, कॉमा हार्वर्ड एफ डॉट, हो गया। हाँ जी सर, उसके बाद करिए कॉमा, उसके बाद कॉमा लगाइए और लिख दीजिए इसका पोजीशन, पोजीशन क्या है, एडिटर है, ई डी लिखा फिर ना, फिर सर ई फुल स्टॉप, है, सर फुल ईडी के स्टॉप, बाद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद आगे कॉमा लगाइए, फुल स्टॉप तो उसके नाम के लिए हाँ है, एफ जी जो सर, है उसका शॉर्ट नेम लिखा हुआ ना एफ, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, और इसको जो है कॉमा लगाइए, फिर लिख दीजिए ईडी। ऐसा क्यों करते हैं समझ लीजिए, इसलिए कि इरविन वाशिंगटन तो ऑथर है और स्मिथ हार्वर्ड जो है एडिटर है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए साथ में ईडी लिख देते हैं, ईडी। सर ऊपर और सर ये जेफरी कैरियन के बाद हाँ सर ब्रैकेट में दैट इज करके लिखा है वॉशिंगटन इरविंग, उसके हाँ, बाद सर दो डॉट आएंगे या सर सेमी कॉलन आएगा? नहीं ये गलत लिखा है, ये सेमीकोलन होता है, हाँ हमेशा जी, एडिटर का नाम जब लिखते हैं तो सेमीकोलन लगाते हैं, यस ये कोलैबोरेटर है ना, ऑथर के लिए डॉट कॉमा होता है, और एडिटर या कोई भी कोलैबोरेटर उसके लिए सेमीकोलन होता है, डॉट और कॉमा, ये नीचे वाला कॉमा बना दीजिएगा, दो डॉट है ना, इसको हाँ कॉमा बना, और इसमें लिखा ना ग्रोफरी केन क्रेन का नाम दो है, तो एक नाम उन्होंने लिख दिया और दूसरा वाशिंगटन इरविन ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे किसी आदमी के एक नाम नहीं दो नाम होते, इसलिए वो नाम लिख दिया, एक में एंट्री बनाई और एक नाम उसने नीचे लिख दिया। चलिए ये हो गया, जब आथर के एक से ज्यादा नाम हो तब एंट्री ऐसे बनती है, ये दोनों एंट्री हो गई, यहाँ पर आपका पर्सनल ऑथर का कोई भी एंट्री बचा नहीं है, और देखिए इसका एक क्रॉस रेफरेंस दे देंगे, क्रेन ग्रॉफरी सी इरविन वाशिंगटन, जो पॉपुलरली उसका नाम है एज ऑथर, उस नाम से उस अनपॉपुलर नाम को रेफर कर देंगे, क्रेन ग्रेफरी सी इरविन वाशिंगटन, इसको कहते हैं सी एंट्री या सी रेफरेंस एंट्री, इसका नाम, ये कार्ड बना देते हैं। सर सी को बोल्ड लेटर में लिखना पड़ेगा? किसको, सी को, हाँ हाँ जी सर, सी को बोल्ड लेटर में कर दीजिए, और अगर नॉर्मल लिखा तो अंडरलाइन कर देना, नॉर्मल लिखा है तो नीचे लाइन कर देना अंडरलाइन, तो एक ही बात। चलिए आगे चलता हूं, अब मैं पर्सनल ऑथर में हो गया, अब आपका नया चैप्टर है, उस दिन भी मैंने बताया था, आज समझ लो कारपोरेट बॉडीज का शुरुआत हुआ है, अब कारपोरेट बॉडीज कितनी होती है हम इसके अंदर दिखा देते हैं आपको, देखिए ये जो मैटर है इसका सेकंड वाला पढ़िएगा, वी विल टेक अप सम सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज अंडर, जैसे नंबर 1 गवर्नमेंट, नंबर 2 कमेटी, नंबर 3 कमीशन, नंबर आगे जो है ये तो गवर्नमेंट के पार्ट हो गए, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, सोसाइटी, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिंपोजिया, ये जितनी भी तरह की बॉडी बनती हैं इनको कॉर्पोरेट ऑथर कहते हैं, क्योंकि पर्सनल है ही नहीं इसमें कुछ, एक बॉडी ऑथर के रूप में है, एक बॉडी, जैसे गवर्नमेंट एक बॉडी है, एक कमेटी एक बॉडी है, एक कमीशन एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन एक बॉडी है, एसोसिएशन एक बॉडी है, तो जो बॉडी होगा ना उसमें एंट्री जब करेंगे तो ये कॉर्पोरेट ऑथर कहलाएगा, इस ऑथर का टाइप क्या है, कॉर्पोरेट ऑथर। तो कॉर्पोरेट ऑथर कितनी तरह के होते हैं इनको बाय एग्जांपल हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे, देखिए आइए,
सबसे पहला है गवर्नमेंट एज कॉर्पोरेट बॉडी। तो गवर्नमेंट एज कॉर्पोरेट बॉडी में एंटी गवर्नमेंट का ज्योग्राफिकल नेम लिखते हैं। ये देखो लिखा, द हेडिंग ऑफ गवर्नमेंट इज ज्योग्राफिकल नेम ऑफ एरिया, कंट्री, प्रोविंस, स्टेट, म्यूनिसिपैलिटी। जो भी बॉडी है उस बॉडी का जो ज्योग्राफिकल नेम है वो लिखा जाएगा। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में दिल्ली आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंडिया आएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान आएगा। जो प्लेस नेम है वो लिखे जाते हैं। आगे आइए, अब आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। नीचे आइए, ये देखिए एग्जाम्पल दिए हैं। जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, गवर्नमेंट का पूरा नाम क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो एंट्री कैसे होगी? जर्मनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जर्मनी फेडरल रिपब्लिक। कोरिया नॉर्थ, कोरिया साउथ, और जिसमें नॉर्थ साउथ नहीं सीधा ही गवर्नमेंट है उसमें सीधा ही गवर्नमेंट। सीधा गवर्नमेंट कैसे? ये देखिए, इंडिया है प्राइम मिनिस्टर, इंडिया प्रेसिडेंट, ऐसे। यूनाइटेड किंगडम सोवरन। इस तरह से गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के नाम ऐसे लिखेंगे और कंट्री के जैसे ऊपर दिए हैं वैसे लिखेंगे। अब आपको एंट्रीज पे ले आता हूं। ये देखिए एंट्रीज पे ले आते हैं। पहली एंट्री देखिए, अच्छा, और गवर्नमेंट की एजेंसी का मतलब डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सब लिए। तो डिपार्टमेंट में जैसे मिनिस्ट्री है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामेंट है, इस तरह की ये एंट्री बनती जाएगी। गवर्नमेंट इतनी तरह से देखो, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इंडिया, पहले इंडिया लिखा जाएगा। इसका मतलब मेन जो गवर्नमेंट है एज कंट्री उसको पहले लिखेंगे, उसका पार्ट बाद में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। चलिए अब हम एंट्रीज पे आते हैं, क्योंकि थ्योरी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती, वो तो आप भी देख लोगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा अब एंट्री कैसे बनेगी। देखिए आपका एंट्री बन रहा है, ये सब एग्जाम्पल हम करके दिखाए हैं। अब हम सीधे एंट्री पे आते हैं, बिना एग्जाम्पल के क्लियर नहीं होती। ये देखिए, ये एंट्री थोड़ी स्पेशल है। कई बार आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए ऐसी एंट्री दे दी जाती है, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। जवाहरलाल नेहरू स्पीचेस 1949-53, क्योंकि 54 में तो उनकी डेथ ही हो गई थी। ये इस पूरे पीरियड में उनकी स्पीचेज हैं, इस बुक में उसकी स्पीचेज हैं। और नेहरू चूंकि प्रधानमंत्री थे तो स्पीचेज किसने छापी हैं? पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये है। अब देखिए इसकी एंट्री करनी है। जवाहरलाल नेहरू तो इसका ऑथर नहीं है कि नहीं? नहीं है। ऑथर No, है sir. भी नहीं, ऑथर है भी, ऑथर नहीं भी है। ऑथर है तो सही, लेकिन The Ministry of Information. गवर्नमेंट ने छापी है, उसने अपनी पर्सनल या इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं छापी, एज प्रधानमंत्री छपी हैं, तो कॉर्पोरेट ऑथर हो गया। समझ गया बेटा ये फर्क क्या है? अगर जवाहरलाल नेहरू की स्पीचेज अपने किसी पब्लिशर से खुद पर्सनल कैपेसिटी में छपाई होती तो ये पर्सनल ऑथर हो जाता, लेकिन यहाँ पर सरकार इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये कॉर्पोरेट बॉडी इन्वॉल्व है और उसने किया हुआ। चलिए समझते जाइए। ये देखिए, ये डिटेल दी है, ये उसका नंबर है और ये उसका एक्सेशन नंबर है, पब्लिकेशन है, ये है साइज है। देखिए एंट्री बनी है, आप देखिए। अब इसको आप कॉर्पोरेट बॉडी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ऊपर ऑथर इंडिया प्राइम मिनिस्टर है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। हालांकि बंदा सेम है, लेकिन एंट्री जो है कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में है, तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया बेटा? नीचे टाइटल है जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज 1947-53, 1947 से 53 तक की उसकी सारी स्पीचेज इसके अंदर हैं। ठीक है। दिल्ली पब्लिकेशन डिवीजन 1954। अब आपने देखा होगा ये इसमें जो एंट्री की है बिल्कुल ही उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी और उसके हिसाब से हुआ। पब्लिकेशन डिवीजन पब्लिशर है और ये ईयर आ गया। नीचे देखिए कोलेक्शन आ गया। अब देखिए इसका ट्रेसिंग, असली चीज है ये देखने वाली।
इसका ट्रेसिंग देखेंगे, इस बुक का सब्जेक्ट क्या है। ये स्पीचेज हैं जवाहरलाल नेहरू की, है ना। तो विषय क्या है बेटा, सोचो विषय क्या है। विषय जवाहरलाल नेहरू खुद है। जब उनकी स्पीचेज है, जवाहरलाल नेहरू की speech। विषय विषय भी जवाहरलाल नेहरू की स्पीचेज है, और ऑथर भी जवाहरलाल नेहरू भी है ना। ये ऑथर की एंट्री इसलिए अगली वाली नेहरू जवाहरलाल, जिससे कि ये तो इसका ऑफिशियल पोजीशन है ऊपर, और नीचे उसका पर्सनल नाम है, क्योंकि उसके द्वारा रचित है चीज। ये किताबों का ऑथर कौन है, जवाहरलाल नेहरू, इसलिए उसका एक सेकंड एंट्री यहाँ पर उसके एक नाम की डाल दी, नेहरू जवाहरलाल, और आगे लिख दिया टाइटल। ठीक है, तो एंट्रीज में हो गई कितने, ट्रेसिंग की कितनी आइटम हुई। पहला विषय, विषय जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज, यानी जवाहरलाल नेहरू ही विषय भी है, और जवाहरलाल नेहरू ऑथर भी है, और जवाहरलाल नेहरू का टाइटल भी बनेगा जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज। तो ये तीनों चीजें जवाहरलाल है। इस तरह की एंट्री आपको टेस्टिंग के लिए कभी दे देते हैं, कारपोरेट एंट्री बनाने के लिए आपको ये दे सकते हैं। सर तो स्पीचेस के बाद फुल स्टॉप आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। और सर ये जवाहरलाल लाल और स्पीचेस के बीच में सर हाइफन नहीं आएगा। हाइफन है बेटा, क्योंकि आएगा। जवाहरलाल नेहरू की स्पीचेज हैं, तो डैश करके स्पीचेज करके सब्जेक्ट बना दिया और जवाहरलाल सर ये नेहरू। हाँ बोलो। हाँ सर, और बताइए। ये सर फर्स्ट रोमन में नेहरू जवाहरलाल के बाद भी इन्होंने फुल स्टॉप लगाया, सर वो ठीक है। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए ठीक है, ये उसकी नेम की एंट्री है, ऑथर की एंट्री है, नेहरू जवाहरलाल। ये फर्स्ट ये उसका सरनेम है, और आगे रिमेनिंग नेम है, तो वो ऑथर का नाम है ये। और ऐसे ही जब टाइटल की एंट्री बनेगी, तो टाइटल में पूरा लिखा जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्पीचेस 1947-43। यहाँ तो नहीं लिखा जाएगा, जब ऊपर एंट्री करेंगे तब लगेगा। दिखाऊं आपको एंट्री, शायद बनी होगी, देखता हूँ अभी दिखाऊं। नहीं है सर, नहीं है सर। सर सर नहीं होना है, छोड़ दी इन्होंने। हाँ सर नेहरू हाँ, जवाहरलाल के सर हाँ अब नेहरू मेरे से जवाहर पूछो, मैं बता। हाँ हाँ सर नेहरू हाँ, बोलो। एक नंबर जो आप लिखे हैं नेहरू कॉमा जवाहरलाल हाइफन स्पीचेस, हाँ हाँ जो जवाहरलाल के बाद में एपोस्ट्रॉफ एस करके भी स्पीचेस लिख सकते हैं। नहीं, कहाँ पर फुल स्टॉप, कहीं नहीं लगता बेटा। ये फुल स्टॉप आप दो चीजों को मिला रहे हैं बेटा। पहला है सब्जेक्ट एंट्री, नंबर 1 जो है, जो इंडो अरेबिक न्यूमरल है 1 2 3 गिनती में जो लिखा है, वो है सब्जेक्ट एंट्री। ये सब्जेक्ट है, ये जो पुस्तक है इसका सब्जेक्ट है नेहरू जवाहरलाल स्पीचेज, ये विषय है। तो विषय की एंट्री कैसे करते हैं हम, ऊपर ये जो जगह है मैं दिखाता हूँ, ये इस कार्ड में ये जो स्पेस होता है यहाँ पर ये पूरा कैप्स में लिखा जाएगा नेहरू, NEHRU, सब कैप्स, और फिर कॉमा, और फिर उसके बाद जवाहरलाल, वो भी सारा कैप्स, और फिर डैश करके स्पीचेज, वो भी कैप्स। ये सारा का सारा सब्जेक्ट एडेड एंट्री है, और सब्जेक्ट एडेड इसी में लिख जाता है। सर वही बोल रही हूँ, वो जो डैश कर रहे हैं, डैश के ऊपर एपोस्ट्रॉफ एस खुद से लगा सकते हैं, मतलब हम लोग आप यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नेहरू जवाहरलाल नहीं है, सब्जेक्ट नेहरू जवाहरलाल स्पीचेज है, स्पीचेज भी इसी का पार्ट है सब्जेक्ट का। यहाँ तक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ तक तो ये ऑथर है, ये देखो यहाँ तक वो ऑथर है। तो जब ऑथर की एंट्री लिखेंगे तब ये रनिंग में यहीं पर लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे नेहरू कॉमा जवाहरलाल, ये हो जाएगी ऑथर एडेड एंट्री, और ये हो जाएगी सब्जेक्ट एडेड एंट्री, इस वाली पहली वाली। और तीसरी होती है टाइटल एंट्री। टाइटल में देखो यहाँ से लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज 1947-53, यहाँ तक सर ये टाइटल है। एक्चुअली में सर बताओ। हाँ बोलो। सर आप जब एंट्री बनी है तो सबसे ऊपर में जब सब्जेक्ट लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज, इसके बाद कुछ भी सिंबल नहीं लगा है सर, ऐसा सही है क्या? कहाँ पर लिखा हुआ है दिखाओ। सबसे ऊपर जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज, उसके बाद कोई भी सिंबल नहीं लगा है ना, तो ये सही है क्या? मैं जानना चाहती हूँ। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये सिंबल जो है आपका हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
सर एक्चुअली सर सब्जेक्ट 9047 और 53 भी तो इंक्लूड है उसमें। आप मुझे दिखाइए, ये जो टाइटल आपका एग्जाम्पल 11 है, ऊपर देखिए जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज, हाँ इसमें अपॉस्ट्रोफी तो हटी हुई है, बाकी ठीक है, और ईयर सीधा लिखा हुआ है। इसमें बीच में आपको सिंबल लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इसमें गिवन नहीं है। और अगर आप फिर भी देना चाहते हैं, आपको शायद पता है ये सब टाइटल तो हो नहीं सकता, सब टाइटल में एलिमेंट अलग होता है, तो इसको साथ में ही लिखेंगे जैसे इसमें दिया है। एक और बात बताएं, आप याद रखिए जो इंफॉर्मेशन आपको कैटलॉगिंग के लिए दी जाती है उसको ऐड करने और उसमें कोई पार्ट डिलीट करने का राइट आपको नहीं है। हम इसको टाइटल को चेंज क्वेश्चन में कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज, या नेहरू हटा देते हैं, जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज कोलन 1949-53। अगर ये टाइटल हम ऐसे चेंज करेंगे तो आपको टाइटल में कैटलॉगिंग में भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसमें ऐसे दिया है तो आपको चेंज करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी ऑफ टाइटल मस्ट बी फॉलोड, ऑथेंटिसिटी ऑफ द टाइटल मस्ट बी फॉलोड। ये ओके आप सर। इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो तो कैटलॉगिंग की डिटेल देने की जरूरत ही नहीं है, आप जो मर्जी लिख लो, ऐसा थोड़ी होता सर, है ये। हाँ बोलो सर ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कहीं पे भी हमने मेन एंट्री में नहीं दिया, कि ये भी आएगा? बिल्कुल आएगा, ये देखो एक मिनट। अच्छा अच्छा, पब्लिशर है बेटा, ये पब्लिशर है, मैं भी दिखाता हूँ, ये है इसका पब्लिशर, पब्लिकेशन डिवीजन ऑफिसर और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ये तो लिखा ही नहीं है सर। वो इसलिए दिया नहीं है कि पब्लिशर जो है ना, पब्लिकेशन डिवीजन, वो हर मिनिस्ट्री के पब्लिकेशंस को छापता है। गवर्नमेंट की बॉडी पब्लिकेशन डिवीजन है, आपने देखा होगा पटियाला हाउस के पास है, और भी एक दो जगह है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अगर आप लिख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इफ यू वांट टू राइट। ठीक है सर। अगर आप लिखें तो ब्रैकेट, क्योंकि पब्लिकेशन डिवीजन ही पब्लिशर है, ना कि मिनिस्ट्री, इसलिए नहीं दिया। ये पब्लिकेशन डिवीजन के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे मिनिस्ट्री? हाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए इफ यू वांट टू मेंशन। वैसे पब्लिशर यही है, पब्लिकेशन डिवीजन, और जितनी मिनिस्ट्री हैं भारत सरकार की सारी किताबें पब्लिकेशन डिवीजन से ही छपती है। क्लियर है सर, ठीक है सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस आप समझ लीजिए। चलिए और आगे आइए, और आगे आइए। ये नीचे एग्जाम्पल में जो कुछ भी लिखा है इसको पढ़ लीजिए। ये जो नीचे लिखा है, वी विल हैव 3 एडेड एंट्रीज, सब्जेक्ट हेडिंग और नेहरू जवाहरलाल स्पीचेज, ऑथर नेहरू जवाहरलाल, और टाइटल जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज इतरे। ये सारा उन्होंने मेंशन कर दिया, ऐसे आप कर सकते हो। चलिए एग्जाम्पल 12 देखिए, 7th 5 ईयर प्लान। अब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट शुरू हो गए, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट शुरू हो गए। पहला डॉक्यूमेंट 7th 5 ईयर प्लान। कोई बताएगा 7th 5 ईयर प्लान क्या है? ये पंचवर्षीय योजना हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा है। हमारी जो आर्थिक प्लानिंग है या हमारे प्लानिंग कमीशन में जो काम होता है, हम ईयर वाइज प्लानिंग करते हैं। पंचवर्षीय योजना पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये 7वीं है, और इसका ड्यूरेशन है 1985 से 1990। इसका हमें करना था। तो ये है टाइटल, और नीचे जो मिड टर्म अप्रेजल है, इसका मतलब है कि ये पब्लिकेशन छप नहीं पाया, टर्म के बीच में ही, यानी 90 से पहले ही हमने इसका मसौदा पढ़ने के लिए प्रस्ताव सामने रखा, जिसको प्रस्ताव कहते हैं, कच्चा, मतलब एक तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा है, छपा नहीं है अभी। ये इस तरह की बुक है, और इस तरह की बुक का ये आपको डिटेल देते हैं। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस ने छापा है, अभी छपा नहीं है, डिसाइड हुआ है, अभी छपा नहीं है। चलिए इस टाइटल को देखिए, समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेज टेस्ट करने के लिए जरूर देते हैं। देखिए कॉल नंबर 338.9, वो इकोनॉमिक प्लानिंग का नंबर है, आपको पता ही है, इंडिया। और उसके बाद एक्सेशन नंबर है, साइज है, पेजेस है। इसके बाद आपने देखा ये मेन एंट्री बनी है। यहाँ पर बेटा ये समझने वाली बात है, कोई बच्चा बगैर समझे नहीं जाएगा। मेन एंट्री हमने बनाई 338.9 IND। गवर्नमेंट के 2 लेवल हैं इसके अंदर, एक सरकार और एक सरकार के साथ
कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। अब 2 लेवल की गवर्नमेंट है, तो इंडिया पहला लिखा, फिर फुल स्टॉप लगाया, कोई कॉमा नहीं लगाएगा। जैसे एंट्री एलिमेंट के बाद कॉमा लगता है, यहाँ डॉट लगेगा, कॉमा कभी नहीं लगेगा। इंडिया डॉट प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग का पी बड़ा, सी का सी बड़ा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन हमारा कमीशन का नाम है, प्लानिंग कमीशन। आगे इसमें जो फुल स्टॉप लगा है, हेलो हेलो, यस सर। कायदे में फुल स्टॉप होता नहीं है, ये कई जगह गलतियां हैं, आप लोग ध्यान रखें। कभी भी एंड में जब आंसर खत्म होता है डॉट नहीं लगाते। चलिए अब अगला देखिए, उसका टाइटल सेक्शन, 7th 5 ईयर प्लान, एस बड़ा, एफ बड़ा, वाई बड़ा, पी बड़ा, इसलिए कि 7th 5 ईयर प्लान हमारे देश में ही है, किसी और देश में 5 ईयर प्लान नहीं है। तो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का ये प्लान है, इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन समझ के इसको इस तरह से लिखते हैं। चलिए आगे ईयर देखिए, फिर आपने देखा बीच में सिंबल नहीं है। सिंबल अगर क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं दीजिए, अदरवाइज सिंबल है तो दीजिए, डैश हो, कामा हो, सेमीकोलन जो हो तो वहां से देखिए वही दीजिए। 1985-1990, ठीक है। अब यहाँ पर गलती है, 90 के बाद कोलन है बेटा, 90 के बाद कोलन लगाना। सब टाइटल है मिड टर्म अप्रेजल, ये है सब टाइटल, मिड टर्म अप्रेजल। मिड टर्म में मिड और टर्म के बीच में हाइफन लगता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात है। मिड टर्म में मिड और टर्म के बीच में हाइफन लगता है। मिड टर्म अप्रेजल, ये इसका सब टाइटल है। आगे फिर डॉट हाइफन दिल्ली, फिर कोलन मैनेजर, कामा गवर्नमेंट का। दिल्ली तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है क्या क्वेश्चन में? दिल्ली तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। दिल्ली कहीं पर मेंशन नहीं है, ऐसे नहीं मेंशन है। प्लानिंग कमीशन तो दिल्ली में ही है। अरे वो सारी चीज समझा तो करो, प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो दिल्ली में ही है बेटा, मेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है। जब गवर्नमेंट की बात है वो सर एक ब्रेक रह गया सर, ये आवाज नहीं आई थी। 7th 5 ईयर प्लान 1985-1990 के बाद क्या आएगा सर? कोलन। थैंक यू सर। हाँ समझ गए, कोलन। इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो गलती है मैं बताता जाता हूँ। कोलन है, अब कोलन का ये मतलब है ये सब टाइटल है, ऊपर वाला टाइटल है और नीचे मिड टर्म अप्रेजल सब टाइटल है, ये स्टेटस है इसका। चलिए डॉट हाइफन दिल्ली कोलन मैनेजर कामा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, पब्लिशर का नाम मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस है, मैनेजर उसमें दिया हुआ है, तो मैनेजर कामा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। उसके बाद कॉमा लगा के जो ईयर है ये ब्रैकेट में लिखा, वो भी पूरा नहीं लिखा, 1908 करके डैश कर दिया। इसका क्या सर मतलब? सबटाइटल से पहले हम स्लैश देते ना? क्या क्या बोलो? सबटाइटल से पहले कोलन लगाएंगे, कोलन लगाते हैं, दो बिंदी ऊपर नीचे। 90 के बाद कोलन लगाएंगे, 90 के बाद कोलन लगाएंगे, क्योंकि ऊपर ये टाइटल है यहाँ तक, 7th 5 ईयर प्लान 1985-1990 ये टाइटल है, और मिड टर्म अप्रेजल सब टाइटल है। ठीक है बेटा? हेलो हेलो, यस सर यस। अच्छा अब आगे सब ठीक है। अभी 1980 वाली बात समझा रहा हूँ, ये किताब अभी छपी नहीं है, ये किताब अभी छपी नहीं है, ये सिर्फ प्लानिंग कमीशन ने इस प्रपोजल को, इसको कहते हैं मिड टर्म अप्रेजल। अप्रेजल बना के, जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको पता होगा, अप्रेजल बना के या मसौदा बना के अपने डिपार्टमेंट में पुटअप होता है, डॉक्यूमेंट एज इट इज बिफोर प्रिंटिंग, ये वो स्टेज है। इसीलिए ईयर नहीं दिया है, ईयर टेंटेटिव दे दिया। क्यों? 85 से 90 का बीच का मामला है, तो इन्होंने 1980 करके और बीच में डैश कर दिया। ईयर जब होगा तब यहाँ ईयर आ जाएगा, छप जाएगा जब डॉक्यूमेंट। अभी ये छपा नहीं है, ये बिफोर प्रिंटिंग है। ये आगे डिटेल लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो आगे है ना, ये जब अपना मैटर देखें तो उसमें पढ़ सकते हैं। सर ये इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद डॉट आएगा? इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद डॉट कहाँ आएगा? सर ये हाँ ठीक है, सब्जेक्ट एंट्री ना। हेलो यस सर, यस सर, यस सर।
वो डॉट लगा दीजिए। तो टाइटल One- के बाद भी डॉट आएगा। वन के बाद डॉट और फिर टाइटल के बाद भी डॉट। यस। हाँ, ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है ना। एंट्री कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस 198 के बाद डैश लगा है। कहाँ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। हाँ। हाँ, 198 के बाद डैश क्यों लगा सर? डैश इसलिए कि डेट का पता नहीं है। इट हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड। अभी अप्रेजल है। देखो बेटा, मैं ऊपर से दिखाता हूँ, ये क्या लिखा है। आपका डॉक्यूमेंट जो है अप्रेजल की स्टेज में है। अप्रेजल मीन्स तैयार तो है। अप्रेजल का मतलब होता है मसौदा। वो भी आप प्रस्ताव लिख के उसे मसौदा कहते हैं, जब तक वो छप के डॉक्यूमेंट की शेप नहीं है। ये छपेगा जैसे ही, वैसे यहाँ ईयर हो जाएगा और ये ब्रैकेट भी हट जाएंगे, ईयर हो जाएगी। तो अंडर प्रिंट जो बुक होती है या अंडर प्रोसेसिंग जो बुक होती है, उसको भी कैटलॉग करने का तरीका है। वो तरीका आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस यस सर। ये डॉक्यूमेंट अंडर प्रोसेस है। Yes, sir. इसलिए ये नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ये देखो एग्जाम्पल 13, ये भी गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट की वर्किंग है और वो अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर जो अकाउंट्स के बच्चे हैं उनको खट समझ में आ जाएगा। नेशनल अकाउंट्स स्टैट्स, कभी भी अकाउंट्स के स्टैटिस्टिक्स जो हैं उसमें ईयर ऐसे नहीं होगा 1970 1972 ऐसे नहीं होगा, 70 71 होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा डिवाइड करके लिखा जाता है 70 71 और 81 82। इसका मतलब 10 साल के अकाउंट्स हैं। ये नेशनल अकाउंट्स कितने टाइम के हैं? 10 ईयर्स। ये देखिए 1970 71 टू 1980 82। ठीक है, तो 10 साल के अकाउंट्स हैं, नेशनल अकाउंट्स स्टैट्स हैं, और जनवरी 1984 में इनको तैयार किया है, पब्लिश किया है। ठीक है, अब देखिए ऑथर, देखिए पहले लेवल का ऑथर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरे लेवल का ऑथर मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग या मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, जो मर्जी आप समझिए, ये हो गया। और तीसरे लेवल का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स है ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर में है, और ये सारा कुछ जो है गवर्नमेंट के अंडर में है। तो गवर्नमेंट एट 3 लेवल, ये ऑथर कौन सा है? गवर्नमेंट एट 3 लेवल। चलिए इसकी एंट्री देखिए। नीचे अदर इंफॉर्मेशन है, क्लास नंबर दिया हुआ है, तो कॉल नंबर दिया हुआ है, एक्सेशन नंबर दिया है, पेजेस दिए हैं, साइज दिया है। अब इस एंट्री को हम मेंस की मेन एंट्री दिखाते हैं आपको। देखिए ये भी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे समझते चलेंगे। आपके सामने मेन एंट्री है, कॉल नंबर हमने लिखना शुरू वहीं से करेंगे, आगे तक निकल जाए तो कोई घबराने की बात नहीं, आगे तक निकल जाए कर दीजिए। ठीक है, और इसमें ज्यादा आगे तक निकलना था इसलिए उसने सेकंड लाइन में 12 लिख दिया। इसका मतलब नंबर इतना लंबा है 351.7210212, इतना लंबा नंबर है। तो सेकंड लाइन में भी आप कर सकते हैं अगर ज्यादा आगे जा रहा है। चलिए नीचे बुक नंबर। इसका भी सर कोई साइज होता है, जैसे ये जो सर फर्स्ट इंडेंशन और सेकंड इंडेंशन की लाइन है? हाँ, मैं बता देता हूँ। ये लाइन आगे क्रॉस नहीं करना चाहिए। वैसे तो कायदे में 7231 है ना, वहीं से रुक जाना चाहिए और 0212 सेकंड लाइन में लिखना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सेंटीमीटर की होती है सर, ये बेटा तो कितने सेंटीमीटर में लेना है इसको? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं नंबर दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ से लिखना आप शुरू करें। पहली बात तो इसे आगे ज्यादा बढ़ा दिया, यहीं से लिखिए। ठीक है, चलिए जहां से भी लिखा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने के बाद इस लाइन को क्रॉस करके आगे ना जाए, इसको आप नीचे वाली लाइन में लेंगे। इसका मतलब 0212 इस लाइन में लिखिए जिसमें 12 लिखा। ठीक हो गया? हो गया बेटा। और नीचे बुक नंबर, इसका मतलब जब ये क्लास नंबर लिखने लगे तो थोड़ा ऊपर हटा के लिखें, क्योंकि आपको दूसरी लाइन भी यूज करनी है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखें। अब देखिए ऑथर में इंडिया डॉट मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डॉट,
2 लेवल हो गए। अब तीसरा लेवल है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हो गया ना बेटा। अब मैं तीनों लेवल, प्लानिंग कमीशन में तो डॉट नहीं लगाया था, तो सर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में डॉट क्यों लगाया? अरे आप समझो तो इंडिया के बाद डॉट लगा है ना, लगा कि नहीं? अभी हेडिंग खत्म नहीं हुई बेटा, आप जल्दी बोल पड़े, अभी हेडिंग खत्म नहीं हुई। इंडिया डॉट मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डॉट, उसके बाद तीसरा पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर डॉट एंड में नहीं लगा, स्टेट के बाद डॉट नहीं है ना, तो इसका मतलब हेडिंग इतना लंबा है ए और नीचे तक। अब आप लिखने का रूल पढ़ लीजिए, अभी तो आपने छोटी सी बात पढ़ी उतने में घबरा गए। एक और बात बता रहा हूँ, ये 2 इंडेंशन खड़ी हैं, खड़ी लाइनें 2 हैं, एक वर्टिकल सेकंड वर्टिकल। एक वर्टिकल और होता है जिसको कहते हैं इमेजिनरी वर्टिकल, वो यहाँ से नहीं होगा, ये गलत प्रिंट है, वो आएगा यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर P है, वहां पर तीसरा इंडेंशन बनेगा आगे, यहाँ पर कर्सर मेरा लगा हुआ है, यहाँ पर तीसरा इंडेंशन होगा। इसका मतलब ये शुरुआत इस जहां हमारा कर्सर है वहां से होगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब कंटिन्यू करनी है हेडिंग और एक लाइन से बड़ी हेडिंग है, तो कंटिन्यू करने के लिए नीचे वाली लाइन में थर्ड इंडेंशन से लिखा जाएगा। थर्ड इंडेंशन कौन सा है? जहां पर कर्सर रुका हुआ है, डिपार्टमेंट PA, ये यहां से लिखा जाएगा। और थर्ड इंटेंशन वाली लाइन बनाएंगे ना सर? नहीं, इमेजिनरी, इसीलिए तो मैंने इमेजिनरी वर्ड यूज किया। थर्ड इंडेंशन इमेजिनरी, आप इमेजिन करके आगे बढ़ा के लिखेंगे, लाइन खींचेंगे नहीं, ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। और जब टाइटल एंट्री होगी तो वहीं से शुरू हो जाएगी, हमेशा अगली वाली यहाँ से टाइटल लिखा जाता है, वो ठीक लिखा है, अकाउंट स्टैट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कॉमा, ये देखिए नेशनल अकाउंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यस बड़ा है ना, है ना? हेलो, यस बड़ा नहीं होगा, ये गलत प्रिंट है। स्टैट्स नेशनल अकाउंट्स ऑफ स्टैट्स आम टाइटल है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1970-71-1981-82, ये एक 10 साल का है, इतने से इतना। सर डॉट 82 के बाद डॉट फिर हाइफन आएगा, डॉट हाइफन आएगा, हाइफन मिस है इसमें सर। नेशनल हाइफन सर ये जो हाइफन होता है सर, ये नीचे आता है या मिडल में आता है? बोलो, हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? और बेटा हेलो सर, ये डॉट के बाद हाइफन जो होता है सर, ये मिडल में आता है या नीचे? नेशनल तो कैपिटल इसीलिए लिखा जाएगा, ये तो टाइटल यहाँ से शुरू होता है बेटा। नेशनल अकाउंट्स ऑफ स्टेट्स में नेशनल का N यहाँ से शुरू होता है। सर ये जो सर यही शुरू में भी थोड़ा इधर आएगा सर, ये भी वो तो आ गया, ये के नीचे आएगा ना साथ, बिल्कुल। ये जो नेशनल है इसको एक लेटर पीछे हटाइएगा, यहाँ से लिखिएगा, ये छपाई में आगे पीछे हो जाती है, आप समझ के चलिए, यहाँ से हो जाएगा नेशनल अकाउंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और कामा, उसके बाद 1970-71-1981-1982, फिर डॉट और हाइफन है बेटा, हाइफन में हाइफन। डॉट के बाद सर जो हाइफन आता है सर, वो नीचे आता है या मिडल में आता है? वो आप कहीं पर भी लिख दीजिए, आप मिडिल में लिखेंगे तो भी एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये जो ईयर है, ये हम सेकंड इंडेंशन से लिखेंगे या फिर इमेजिनरी लाइन से? किसको? टाइटल को? ईयर को कौन सा ईयर बेटा? 1970, 71 और फिर 70। ये तो बेटा टाइटल है, आप कंफ्यूज मत हो बेटा। टाइटल नॉर्मल लिखा जाएगा, ये नॉर्मल इसलिए कि ऑथर जो है ये है स्टेट्स तक, और यहाँ से टाइटल है, टाइटल यहीं से लिखते हैं और कंटिन्यू पीछे से करते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ओके सर, ठीक है। टाइटल कहाँ से लिखते हैं आपको पता है, इस इंटेंशन से लिखते हैं और पीछे वाले से कंटिन्यू कर, ये सारा ऐसे। ये नॉर्मल एंट्री है, ये ना हैंगिंग है ना कुछ है, इसमें केवल आपका और जो ऑथर है उसका नाम इतना लंबा है कि दूसरी लाइन से शुरू करना पड़ा, और जब दूसरी लाइन से शुरू करेंगे तो थर्ड इमेजिनरी इंटेंशन से कंटिन्यू करेंगे। डिपार्टमेंट यहाँ से लिखा जाएगा, पी के आगे से यहाँ से लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सर
सर कई बार सर जैसे हम सर जैसे ये तो सर किसी उसकी है इंडिया वगैरह की, सर जो नॉर्मल सब्जेक्ट एंट्री होती है कई बार सर सब्जेक्ट भी इतना बड़ा होता है कि वो सेकंड लाइन तक आ जाता है, तो सर उसको भी हम थर्ड इंटेंशन वाली लाइन से इमेजिनरी से शुरू करेंगे। आप मुझे बताइए बेटा, कभी कंफ्यूज ना हो, मेरी क्लास में कंफ्यूजन मना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सब्जेक्ट एंट्री होती है कभी? सर जैसे हैंगिंग में होती है सर, कई बार इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है। हैंगिंग क्या होती है बेटा? हैंगिंग क्या होती है? सर जो फर्स्ट इंटेंशन से शुरू और हैंग क्या शुरू होता है? मेरे से टू दी पॉइंट बात। सब्जेक्ट सर, सब्जेक्ट टाइटल। सब्जेक्ट कभी नहीं होता, टाइटल होता है। यस। टाइटल एंट्री जो होती है वो हम फर्स्ट इंटेंशन से ही लिखते हैं, उसमें इमेजिनरी होता ही नहीं, और इसको कहते हैं हैंगिंग इंटेंशन, क्योंकि आप एंट्री शुरू यहाँ से करते हैं और कंटिन्यू अगली लाइन से यहाँ से करते हैं, तो ये हैंगिंग एंट्री कहलाती है। आप चीजों को कंफ्यूज ना करें, ठीक है बेटा? और ये जो आपके सामने है, ये कॉर्पोरेट ऑथर की कंटिन्यूड लाइन जो है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अपने मुंह से कहो। कॉर्पोरेट बॉडी की कंटिन्यूड लाइन में इमेजिनरी से करेंगे, ये एक लाइन दूसरी लाइन थर्ड इमेजिनरी से कंटिन्यू करेंगे। ये किस केस में है? केवल कॉर्पोरेट ऑथर के केस में, केवल कॉर्पोरेट दैट्स ऑल। किसी भी रूल को दूसरे रूल के साथ क्लैश ना करें, इससे बचना। कंफ्यूजन हो रही है। आज बोलो बोलो सर, स्टैटिस्टिक्स के बाद कॉमा लगा है, ये सही है क्या? कहाँ कॉमा लगा है? वो जब टाइटल है बेटा, ये टाइटल है। अच्छा, इसका क्वेश्चन में कॉमा नहीं है? हेलो। हाँ सर क्वेश्चन में कॉमा नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट सर नहीं है। अगर नहीं है तो मत लगाना, ये नहीं है अगर ऊपर टाइटल में तो मत लगाना। टाइटल को 100% कॉपी करना है सब बच्चों ने। हर एक अपना बच्चा जो है टाइटल को कॉपी करेगा। ऑथर और टाइटल में चेंजेस अपने आप नहीं लाने हैं, आपने जो गिवन है वही देना है, जो गिवन है वही देना है, आप चेंज मत करिए। हो गया? यस सर, यस सर, यस। ये तक सारा कंप्लीट हो गया। चलिए कोलेशन उसमें देखिए, कोलेशन 1177 पेज पी डॉट। जब पी लिखे तो डॉट जरूर लगाएं, और अगर पी नहीं लिखे पेजेस में तो आप सेमीकोलन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तब पी और डॉट में से कुछ नहीं लिखेंगे, और अगर पेज लिखना है तो पी डॉट लिखेंगे। हर चीज को वैल्यू समझते चलें, तब दें पेजेस इस तरह से लिखें। हो गया? आगे सेमीकोलन करके साइज लिखे। हो गया? यस सर। अब नीचे ऑथर में वो सब्जेक्ट में सीधा अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है? और इस अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स के बाद जो ये हाइफन लगा है, ये इसके लिए अकाउंट्स स्टैट्स कहाँ के हैं? इंडिया के। ये अकाउंट स्टैट जो सब्जेक्ट है वो ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसको हम स्पेसिफिक कैसे करेंगे? हमारी इंडिया की है, तो डैश इंडिया सब्जेक्ट बन गया। ये इसमें हर एक लेटर बड़ा लिखा जाएगा। जब इसको सब्जेक्ट एंट्री यहाँ बनाएंगे यहाँ पर, तो अकाउंट्स का एक एक लेटर बड़ा होगा। अकाउंट स्टैटिस्टिक्स डैश इंडिया, इंडिया का वो भी सारा बड़ा, ठीक है? ये हो जाएगी सब्जेक्ट एडेड एंट्री। चलिए, ये टाइटल बना। अब अगले में आइए, अगला लीजिए। ये जो थ्योरी है वो घर में बैठ के पढ़ लिया, और तो क्लास के 2 तो यही होंगी, फिर एक और आपको टाइम टेबल अलग मिलेगा 5 क्लासेस का, वो अगस्त में होगा। उसमें हम सारा कुछ रिवाइज कराएंगे, कोर्स यही खत्म कर देंगे, उसमें रिवीजन होगा। चलिए, देखिए कमेटी की आ गई है, ये कमेटी बनाई है और इस कमेटी का रिपोर्ट है ये। देखिए पहले पूरा क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 14, रिपोर्ट ऑफ द वेज रिवीजन कमेटी फॉर पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फॉर मेजर पोर्ट्स। ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये डॉक्यूमेंट है एक रिपोर्ट
जो बेस रिवीजन कमेटी की रिपोर्ट है। और किसकी बेस रिवीजन है? पोर्ट और डॉक वर्कर्स की। किसके? पोर्ट और डॉक वर्कर्स कहाँ के? मेजर पोर्ट्स के, बड़े बंदरगाहों के। और 74 में ये रिपोर्ट बनी। और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट के अंडर का ये डॉक्यूमेंट है। चलिए इसकी एंट्री देखिए, क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 14। आपको तो ये मिल जाएगा मटेरियल कहीं से भी। इसमें एक इंफॉर्मेशन दी होती, याद रखिए, चेयरमैन ऑफ कमेटी। ये हमेशा इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि हर कमेटी का कोई चेयरमैन होता है, उसका नाम दिया है BL लाकूर। बाकी सब इंफॉर्मेशन वही है, चेयरमैन का नाम इसमें दिया हुआ है। इस केस में क्या होगा? इस केस में एंट्री बनेगी, देखिए मेन एंट्री बना दिखाते हैं आपको। मेन एंट्री देखिए, इंडिया, ये तो गवर्नमेंट की कमेटी है, इंडिया की है। और बेस रिवीजन कमेटी फॉर पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फॉर मेजर पोर्ट, ये कमेटी का नाम है। वेतन संशोधन की कमेटी है, वेतन बढ़ाने की कमेटी है। पोर्ट और डॉक वर्कर्स की, बंदरगाह पर जो डॉक पे काम करते हैं, पोर्ट पे काम करते हैं, मेजर पोर्ट्स पे, उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसकी थर्ड इंटेंशन से शुरू होगा, इमेजिनरी लाइन से। क्या चीज? हाँ, ये देखिए, ये आपको बताएं, इनको जजमेंट ठीक नहीं है। ये पोर्ट एंड की जगह होना चाहिए, एंड की जगह नहीं, टी की जगह होना चाहिए, टी से शुरू होना चाहिए। इतना इन्होंने ज्यादा पीछे हटा दिया, क्योंकि आप पीछे लाइन देख रहे हो, उसमें गैप देखा आपने? जितना गैप आपने देखा है, ये जो पोर्ट लिखा है थोड़ा पीछे हट गया है। आप ध्यान रखिए, जो दो इमेजिनरी लाइन की बीच की जगह है, उतनी ही जगह आगे ले आप इमेजिनरी लाइन के लिए, और तब आप बनाएं पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स ऐसे करके। और जब तक टाइटल खत्म नहीं हो जाएगा, तब उसका मतलब जो ऑथर का जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा, अप टू 74 इसी तरह से आगे बढ़ के लिखा जाएगा। हो गया? अब उसके बाद टाइटल है, टाइटल सर अप टू 1974 हम जितनी भी लाइंस होंगी वो सर इमेजिनरी लाइन से ही स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक लाइन में आथर आ जाए, दो में आ जाए, वो जितनी इमेजिनरी सही होगा आगे से ही बढ़ के लिखा जाए। ठीक हो गया? हेलो? यस सर। अच्छा, अब टाइटल वहीं पर से आ जाएगा। टाइटल हमेशा सेकंड लाइन से लिखा जाता है, रिपोर्ट। टाइटल सिर्फ रिपोर्ट है। अब देखिए, जो आप बात कह रहे थे पीछे वाले एंट्री की, वो बात हम आपको यहाँ कंप्लीट करते हैं। आप कहते हो न्यू दिल्ली नहीं लिखा था, पीछे वाली एंट्री में न्यू दिल्ली नहीं था ना? हेलो? हाँ, प्लेस नहीं दिया था जिसमें मिनिस्ट्री लिखी थी, या जो क्या नाम जो भी है पब्लिशर लिखा था, उसके साथ प्लेस नहीं लिखा था, नहीं था। हेलो? हाँ, नहीं था, तो उसका ये मेथड है। रिपोर्ट के बाद देखिए, कर्सर मेरे चल रहा है, ये देखिए, रिपोर्ट के बाद डॉट करके फिर ये विद इन ब्रैकेट हमने न्यू दिल्ली लिखा। इसका मतलब है टाइटल पेज पे न्यू दिल्ली छपा नहीं है, ये मालूम तो है हमें, लेकिन छपा नहीं है। उस केस में आप इंफॉर्मेशन ऐसे ब्रैकेट में दे सकते हैं, प्लीज। न्यू दिल्ली ये जैसे ब्रैकेट में दिया है, और ब्रैकेट हमेशा याद रखिए ये वाला होता है, सर्कुलर ब्रैकेट नहीं होता, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। जो गिवन नहीं होती है उस इंफॉर्मेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं। ठीक है? इस तरह का स्क्वायर, आगे फिर कोलन लगा के फिर ये पब्लिशर पूरा लिख दिया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ये मिनिस्ट्री ने छापी है रिपोर्ट 1977 डॉट। अब आपको ये न्यू दिल्ली ब्रैकेट में क्यों लिखा, इसका मकसद समझ में आ गया कि आपका जो टाइटल पेज है उस पे प्लेस का नाम मिस है, पब्लिशर के साथ प्लेस का नाम नहीं दिया, इसलिए इसको ऐसे कर दिया। चलिए आगे देखिए, कोलेशन में रोमन नंबर कॉमा मेन नंबर पी डॉट सेमीकोलन 20 सेंटीमीटर। ये जो जगह है नोट सेक्शन की, ये कौन सा जगह है? नोट सेक्शन।
वो जो चेयरमैन का नाम है यहाँ लिखेंगे, पहले नाम लिखेंगे BN लाकूर, फिर कॉमा करके लिख देंगे चेयरमैन, फुल स्टॉप। ये बात हमें नोट सेक्शन में लिखनी है कि BN लाकूर चेयरमैन है। सर इसमें इस सरनेम वाली- पहले क्यों नहीं लिखा? ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन है बेटा, एंट्री नहीं है। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इन नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में केवल इंफॉर्मेशन दी है कि BN लाकूर नाम के चेयरमैन है, ये एंट्री नहीं है। दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन। एंट्री होती है ऊपर से वाले सेक्शन में, हेडिंग सेक्शन में या टाइटल सेक्शन में। नोट सेक्शन में हेडिंग नहीं है, क्योंकि चेयरमैन का केवल नाम हमने शो करना है। हेडिंग जब हो, जब इसके अंदर हमें कोई टाइटल देना हो। यहाँ जब टाइटल देते हैं तब टाइटल की फॉर्म में नोट लिखते हैं। जैसे हमने आपको बताया कंटेंट्स की इंफॉर्मेशन लिखते हैं ना बेटा, हेलो, यस सर, कंटेंट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, तब कंटेंट्स में कंटेंट्स वर्ड लिख के फिर वॉल्यूम 1 करके फिर ऑथर का नाम और टाइटल लिखते हैं या टाइटल / ऑथर लिखते हैं। लिखने के 2 स्टाइल हैं। जब इसमें इंफॉर्मेशन ऑथर टाइटल की होती है तब वो सिस्टम अप्लाई किया जाता है। यहाँ तो हम केवल चेयरमैन का नाम दे रहे हैं फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, तो इसलिए BN लाकूर चेयरमैन। इसको हम पूरी लाइन में भी पहले लिखते थे, लेकिन अब ये शॉर्ट में लिखने लगे। पहले लिखते थे द नेम ऑफ चेयरमैन इज BN लाकूर, ऐसे भी लिखते थे। लेकिन अब ये सिस्टम ये है, ब्रीफ जो आपको बताया है, ऐसे ही लिखना है, BN लाकूर चेयरमैन। ठीक है। अब इसमें सेक्शन में इतनी ही बात नहीं है। एक लाइन में तो ये लिखना और दूसरी लाइन में लिखना आल्सो नोन एज लाकूर कमेटी रिपोर्ट। ये इंफॉर्मेशन भी आपकी कैटलॉगिंग में पीछे दी हुई है। जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि इस कमेटी को लाकूर कमेटी रिपोर्ट भी कहते हैं। यानी ये डॉक्यूमेंट टाइटल तो ये है, लेकिन इसका नॉन टाइटल एक और है, आल्सो नोन एज लाकूर कमेटी रिपोर्ट। तो वो टाइटल से नोट में लिख दिया है। सर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में है बेटा, सर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। इसमें सर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ ये। क्वेश्चन में लाकूर का नाम दिया ना चेयरमैन का। हाँ जी सर। हाँ, जब भी चेयरमैन का नाम दिया हो तो ये अंडरस्टूड है, आप उसके सरनेम से कमेटी कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी लाइब्रेरियंस की कमेटी बनी थी UGC में। अच्छा वो आपने पूछा, मैं एग्जांपल देता हूँ। लाइब्रेरियंस के स्टेटस की एक कमेटी बनी थी, स्टेटस ऑफ लाइब्रेरियंस, इसकी एक कमेटी बनी थी। और उसके जो चेयरमैन थे कोठारी, उनका नाम था DS कोठारी। तो वहां पर भी हम लिखते थे DS कोठारी कामा चेयरमैन, और नीचे लिख देते आल्सो नोन एज कोठारी कमीशन रिपोर्ट या कोठारी कमेटी रिपोर्ट, ये लिख देते। सरनेम से कमेटी का नाम लिखेंगे। हाँ, पूरा नाम तो वो है, नाम नहीं लिखते थे हम, केवल उसके सरनेम का कमेटी रिपोर्ट कह देते थे। ऐसा मैं आपको बताऊं क्यों होता है। अभी तो आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाओगे तब होगा। लाइब्रेरी में पढ़ने जाओगे तो आप मुझे बताओगे लाइब्रेरी की स्टेटस की कोठारी साहब की जो रिपोर्ट है विन कोठारी की, उसकी वो मुझे दे दीजिए। ऐसे आप नहीं कहेंगे, क्योंकि बोलचाल की भाषा अलग होती है। आप जाएंगे, आप तुरंत कहेंगे लाइब्रेरी काउंटर पे बैठे को जरा कोठारी कमेटी की रिपोर्ट देना। आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताइए। यस। तो ये बोलचाल की जो भाषा में चीजें पॉपुलर हो जाती हैं, उसका टाइटल इसमें साथ में लिख दिया जाता है। पोर्ट और डॉक वर्कर्स की रिपोर्ट कोई नहीं मांगेगा भाई, जरा पोर्ट और डॉक वर्कर्स की पे रिवीजन की रिपोर्ट देना। इतना लंबा कहानी कोई नहीं कहेगा, हर आदमी कहेगा लाकूर कमेटी की रिपोर्ट देना। तो बोलचाल में जो सिंपल चीज होता है उसको बोलते हैं। इसलिए नोट सेक्शन में दोनों बातें दे दी, चेयरमैन का नाम भी दिया और कमेटी का उसके सरनेम से नाम भी दिया। ठीक है। सर ये लाकूर कमेटी रिपोर्ट के बाद सिर्फ डॉट आएगा ना? हाँ हाँ, वो डॉट तो क्लोजिंग डॉट है ना, तो वही है। सर इन्होंने कॉलन लगाया हुआ है। नहीं कॉलन नहीं, डॉट है। डॉट है। हाँ, हो सकता है आपकी किताब में गलत लगा हो, डॉट है। चलिए अब देखिए, ट्रेसिंग सेक्शन ने इसमें चिपका दिया।
ये चिपकाना नहीं चाहिए, इसमें कम से कम एक लाइन का स्पेस देना चाहिए। ये वेजेज जो है एक स्पेस यहाँ देके तब लिखना चाहिए। ये ट्रेसिंग सेक्शन है। वेजेज और आगे कोई सिंबल नहीं लगा है, हाइफन लगेगा, वेजेज हाइफन पोर्ट वर्कर्स, वेजेज हाइफन पोर्ट वर्कर्स। चलिए अगला हो लाकूर बियन। अब उस बंदे, चूंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन है, तो ऑथर से कम इंपॉर्टेंट वो भी नहीं है, इसलिए हम उसकी एक ऑथर एंट्री की तरह बना देते हैं लाकूर बियन। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, आगे चेयरमैन कुछ नहीं लिखेंगे। और आगे फिर लिख देंगे टाइटल, टाइटल वही होगी रिपोर्ट, वो एक एंट्री बन जाएगी रिपोर्ट। और तीसरी एंट्री बनेगी टाइटल कोलन लाकूर कमेटी रिपोर्ट। इसका मतलब है तीसरा अल्टरनेट टाइटल रिपोर्ट बनेगी। अल्टरनेट टाइटल इसका क्या होगा, ये तो है रिपोर्ट, अल्टरनेट टाइटल होगा लाकूर कमेटी रिपोर्ट। मेन टाइटल है रिपोर्ट और अल्टरनेट टाइटल है लाकूर कमेटी रिपोर्ट। तो उसका एक बता देंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जो न्यू दिल्ली क्यों लिखा गया है जो रिपोर्ट के अंदर? इसलिए कि जो क्वेश्चन है उसमें न्यू दिल्ली टाइटल पेज पे कहीं डिटेल में नहीं दिया, तो और भी किसी जगह लिखा सकता था। ये प्लेस की जगह लिखा ना बेटा। ये बताओ इम्प्रिंट में क्या क्या चीजें होती है, पहले प्लेस, फिर कोलन, फिर पब्लिशर, फिर ईयर। प्लेस मिस है उसमें, आपको फिर दिखाएं पीछे, प्लेस में मिस है क्वेश्चन में। देखिए अभी देखिए पीछे जाइए, देखिए प्लेस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट और ईयर है, प्लेस नहीं है। प्लेस नहीं तो न्यू दिल्ली की जगह था और कोई मुंबई भी लिखा सर। मुंबई कैसे लिखोगे, क्या मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और ट्रांसपोर्ट मुंबई में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री शिपिंग और ट्रांसपोर्ट जो है वो मुंबई में है क्या? नहीं सर, पब्लिशर जो है मिनिस्ट्री है, पब्लिशर नहीं है। पब्लिशर मिनिस्ट्री ने खुद छापी है, तो मिनिस्ट्री ने पब्लिशिंग का काम खुद किया है, इसलिए पब्लिशर है। अब उसका प्लेस नहीं दिया, इसलिए हमने न्यू दिल्ली विद इन ब्रैकेट लिख दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री सब यहीं लोकेटेड है, कहीं और नहीं है। वो ओके सर, थैंक यू। एक्टिविटी कहीं भी हो, समझ लीजिए बेटा, है ना? ये जी हो सर, गया। थैंक यू। हाँ, ये समझते चलिए बेटा, ये मेन एंट्री हो गई। सर ये ट्रेसिंग सेंटर में सर ये लोग सर बीएन के बाद सर चेयरमैन भी लिखेंगे क्या? बीएन के बाद क्या? सर चेयरमैन भी लिखेंगे? नहीं नहीं, चेयरमैन, यहाँ हमें चेयरमैन में एंट्री नहीं बनानी है। चेयरमैन में एंट्री यहाँ इसलिए नहीं बनानी है कि बीएन लाकूर करके हम कैसे बनाएंगे वो भी दिखाते हैं। अभी आप वेट करो थोड़ा बेटा, क्योंकि जब हम सब दिखाएंगे तब आपको बड़े कायदे से चीज दिखाएंगे। सर एक ये बात पूछती हूँ सर, जैसे ये एंट्रीज करते हैं तो सर जब ये खत्म हो जाती है तो सर बीच में स्पेस देते हैं ना सबकी? क्या कर देते हैं? हाँ जी सर, जैसे सर टाइटल खत्म हो गया, उसके बाद सर पेजेस लिखना है तो एक बीच में थोड़ा स्पेस देंगे ना सर? एक मिनट, कहाँ पर? अच्छा, आपका मतलब है ये जो एंट्री जैसे टाइटल की हो गई ना बेटा? हाँ उसके बाद हमने डॉट लगा दिया, हाँ जी। उसके बाद हमने थर्ड लिखा, फिर डॉट लगाया, तो ऑटोमेटिकली स्पेस हो गया ना। टाइटल के बाद डॉट लगाओगे उतना स्पेस हो गया, फिर 3 लिखोगे रोमन में, फिर डॉट लगाओगे, फिर ऑटोमेटिक स्पेस हो गया, फिर टाइटल लिखोगे। ये लाकूर टाइटल की एंट्री तो ये हो गई, और लाकूर कमेटी की एक और होगी, आप समझ गए ना? इसमें 2 एंट्री बनेंगी, एक बेटा टाइटल की बनेगी और एक लाकूर कमेटी, यानी टाइटल 2 होंगे, या अल्टरनेट टाइटल भी है। तो टाइटल प्लस लाकूर कमेटी रिपोर्ट ये भी लिखा जाएगा। हाँ, टाइटल एंड एडिशनल टाइटल 2 एंट्री हो गई। उसका नंबर नहीं लिखा जाता, इसलिए उसको ऐसे लिख दिया लाकूर कमेटी। तो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखता हूँ कुछ थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो क्लास आपको आगे भी होगी ना? अगली क्लास है बेटा? यस सर। हाँ, तो मतलब ये है कि हाँ, कोई बात नहीं, आप चलाओ, मैं दूसरी क्लास का टाइम नहीं लूंगा, चिंता मत करो। सर। हाँ जी बोलो सर। हाँ जी सर, लाकूर कमेटी रिपोर्ट की सर ये ट्रेसिंग में कैसे बनेगी ये एडिट एंट्री? बता रहा हूँ ना, ये जब ट्रेसिंग में तो आपने लिखा है, देख लिया कैसे लिखा है?
टाइटल कोलन लाहौर कमेटी रिपोर्ट लिख दिया। और यस सर। और एंट्री कैसे बनेगी, वो एक ऐसे ही मेन एंट्री का कार्ड लेंगे और ऊपर स्पेस में लिख देंगे लाहौर कमेटी रिपोर्ट। आप लिख यस देंगे सर। लाहौर कमेटी को, और जो टाइटल वाला होगा उसमें केवल रिपोर्ट लिखेंगे, उसमें केवल रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट। एक रिपोर्ट में एंट्री होगी, एक उसके जो अल्टरनेट नाम है लाहौर कमेटी, एक उसमें, 2 एंट्री। अच्छा, ऊपर लिखा जाएगा वो हाँ हाँ, टाइटल वाले में रिपोर्ट लिखा जाएगा क्योंकि टाइटल तो रिपोर्ट ही है, और लाहौर कमेटी जो एडिशनल जो हमने नीचे नोट सेक्शन का दिया है वो लाहौर कमेटी रिपोर्ट एक और टाइटल एंट्री वैसी ही बनेगी, उसको कहेंगे अल्टरनेट टाइटल एंट्री। क्या कहेंगे? अल्टरनेट टाइटल एंट्री, एक और बनेगा। ठीक है, इस तरह से खत्म हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 15 हमने अभी तक आपको बहुत ऑथर कौन से बताए हैं, कारपोरेट ऑथर में गवर्नमेंट ऑथर बताए हैं, गवर्नमेंट के जितनी तरह के ऑथर हैं वो हमने बता डाले हैं। अब नंबर आ गया मैनेजमेंट एसोसिएशन का। एसोसिएशन कैसे? जैसे एक जिसके स्टूडेंट हो आप, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, एसोसिएशन है ना, ऐसे ही ये एसोसिएशन है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, और ये एसोसिएशन है न्यूयॉर्क में। जैसे हमारी दिल्ली में है दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, दिल्ली में है, ऐसे अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन न्यूयॉर्क में है, सिटी में। चलिए इसका पूरा टाइटल देखिए, ये टाइटल पेज है, आगे देखिए इंफॉर्मेशन, ये कॉल नंबर है, कॉल नंबर दिया हुआ है, उसके पीछे उसके बाद एक्सेशन नंबर दिया हुआ है, उसके बाद ईयर दिया हुआ है। 70 की बुक है ये, और पेजेस दिए हैं 48 पेजेस की है, साइज 24 सेंटीमीटर है। अब टाइटल पेज के पीछे लिखा है कॉपीराइट इज विद अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये लिखने का ये मतलब है कि इस पुस्तक का मालिकाना जो हक है वो अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का। अब एंट्री बनी हुई देखिए, आपको सब चीज समझ आएगी। एसोसिएशन की एंट्री एसोसिएशन के रनिंग नेम में होगी, जो भी नाम होगा अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, और हर एक का लेटर अलग कैपिटल होगा, अमेरिकन का ए बड़ा, मैनेजमेंट का एम बड़ा, एसोसिएशन का ए बड़ा। ये हो गया अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। उसके बाद टाइटल में AMA मैनेजमेंट हैंडबुक, ये बुक का टाइटल है, उसमें AMA मैनेजमेंट हैंडबुक स्लैश करके, हमने एडिटर भी है इस किताब में, ऑथर तो ऊपर आ गया, एडिटर हमने स्लैश करके लिख दिया। अब आप कहेंगे स्लैश के बाद एसोसिएशन का नाम क्यों नहीं आया? हमेशा याद रखिए, एसोसिएशन एज सच कोई एक्टिविटी खुद नहीं करती, एसोसिएशन हमेशा एक एडिटर नियुक्त कर देता है। जैसे DLA में एडिटर है हमारा, वो इग्नू के जो प्रोफेसर हैं वो हमारी एसोसिएशन के पब्लिकेशन के एडिटर हैं। तो एडिटर में एसोसिएशन का जब भी डॉक्यूमेंट होगा तो एडिटर की एंट्री स्लैश करके लिखी जाएगी, एडिटेड बाय रसेल F मूर। ठीक है, हो गया बेटा, हो गया। एसोसिएशन का नाम कभी नहीं आएगा सर? सर कभी नहीं आएगा, द एसोसिएशन ही लिखेंगे हमेशा। अभी आप पर बात, आप आगे बहुत जल्दी भाग जाते हैं। आप, मैं कहाँ पर हूँ और आप कहाँ बोल रहे हैं? आप बात को समझेंगे तभी समझ आएगा। देखिए AMA मैनेजमेंट हैंडबुक, आप यही आपकी कमी है, ये ऐसी एक कमी है बेटा। हैंडबुक स्लैश उसके बाद एडिटर का नाम, इसलिए एसोसिएशन कोई लिविंग बॉडी या ऐसी फिजिकल बॉडी नहीं, उसका एक अपॉइंटेड एडिटर होता है जो एसोसिएशन के ब्याह पर काम करता है। तो इसमें एडिटर का स्लैश करके नाम लिख देते हैं, जरूरी नहीं है, कई बार एडिटर नहीं होगा तो स्लैश करके अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ही लिखा जाएगा। जैसे हम पहले लिखते हैं स्लैश करके ऑथर लिखते हैं वैसे लिख देंगे, लेकिन जिस केस में एडिटर है तो एडिटर का नाम आएगा। आगे देखिए डॉट हाइफन न्यूयॉर्क, हाइफन फिर मिस है, न्यूयॉर्क से पहले हाइफन भी है, डॉट हाइफन न्यूयॉर्क, फिर कोलन। अब आप कहते हैं
द एसोसिएशन क्यों लिखा? ये भी एक रूल है कैटलॉगिंग का। अगर एसोसिएशन का नाम ऊपर एक बार या 2 बार ऑथर का आया हुआ है तो दोबारा में अगर एसोसिएशन खुद छापती है बजाय किसी पब्लिशर के, तो उसका पूरा नाम ना लिख के केवल द एसोसिएशन लिख देंगे। बच्चों, कौन पूछ रहा था? समझ में आया? एसोसिएशन का नाम पब्लिशर के रूप में फिर रिपीट नहीं करेंगे, वही कर देंगे द एसोसिएशन। द एसोसिएशन मीन्स वही एसोसिएशन जो ऊपर लिखी हुई है। द एसोसिएशन का मीनिंग ये है कि ये जो द एसोसिएशन है ये यही एसोसिएशन है जो ऊपर मेंशन है, इसका मीनिंग है ये द एसोसिएशन। रिपीट नहीं करते, आप रिपीट कर देंगे तो काट नहीं देगा कोई, लेकिन 1 नंबर कम इसलिए हो जाएगा कि आपने उस इंटेलिजेंस का काम नहीं किया। नहीं तो यहाँ न्यूयॉर्क कोलन अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्यूटी जब है जब आप द एसोसिएशन लिखें। ठीक हो गया बेटा, आगे चलो। ये कोलेशन हो गया और ये देखिए ये हो गया। अब ये है इग्नू के मटेरियल में ये कमी है, ये इसके साथ लिखना चाहिए, इसको इसके साथ लिख दिया, यानी ये एक लाइन ऊपर इसके साथ लिखना चाहिए और लाइन नीचे एक खाली छोड़नी चाहिए और फिर ये लिखना चाहिए मैनेजमेंट हैंड बुक्स, है ना? मैनेजमेंट हैंड बुक्स है। अब देखिए यहाँ पर हाइफन है बेटा, मैनेजमेंट हाइफन हैंड बुक्स कामा मैनुअल एक्सेट्रा, और एक्सेट्रा के पहले भी एक कामा है। और इस एंट्री को अगर ये सब्जेक्ट एंट्री में आपको अगर कभी वैसी क्लास होगी तो हम आपको दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कैसे एंट्री कहाँ से ली जाती है, क्योंकि मैंने उस दिन आपको कहा था ये सब्जेक्ट हेडिंग की एक बुक है, उसका नाम है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। इस हेडिंग को उसमें चेक किया जाता है। आपने मैनेजमेंट हैंडबुक लिखा, उसमें जाओगे लिख दोगे मैनेजमेंट हैंडबुक, वो कहेगा नो यूज मैनेजमेंट हाइफन हैंडबुक कामा मैनुअल एक्सेट्रा, वो करेक्ट कर देगा। एक सब्जेक्ट हेडिंग की गाइड है आपके पास, उसका नाम है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ब्लैक सी बुक है। जब हम फिजिकली वहां चल के डीएलए जाएंगे तो आपको ये दिखा देंगे कि सब्जेक्ट हेडिंग इसमें से सर इसमें आईएसबीएन नंबर तो दिया ही नहीं है बेटा? आईएसबीएन नंबर हाँ नहीं दिया हुआ है सर, और मेन एंट्री में ये वाला हाँ क्वेश्चन में नहीं दिया ना? यस सर। हाँ तो ये गलती, इसमें थोड़ी गलतियां थोड़ी है, बहुत गलतियां करके रखते हैं। देखिए यहाँ नहीं दिया, ये देखो कहीं नहीं दिया, इसका मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये नंबर जरूर दिया होगा, यहाँ दिया होगा, नो यहाँ पर साइज है इसके नीचे यहाँ दिया होगा, लेकिन इसमें नहीं है। तो आपको बगैर दिए थोड़ी करना है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये दे दे, आप लिखोगे आईएसबीएन नंबर? नहीं लिखोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पेपर पे होगा आपको उसको कैटलॉग करना है, आप कोई इमेजिनेशन नहीं करेंगे, याद रखिए। इमेजिनेशन का कोई काम नहीं है, कहीं नहीं दिया, पूरे क्वेश्चन दे देखो। तो इस तरह की कोई गड़बड़ आप नहीं करना, ये करें तो इन्हें करने दो, आपका काम नहीं है। आपका काम है जो लिखा है वही देना है। देखिए एडिटर जो इंफॉर्मेशन इसमें दी है उसी को आपने कैटलॉग करना है, अपनी एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन नहीं लगाई। चलिए 65802 ये हो गया। सर न्यूयॉर्क के बाद कॉलन आएगा? न्यूयॉर्क के बाद कोलन आएगा, यहाँ लगा नहीं है ना? ठीक, ये ठीक नहीं लगा। न्यूयॉर्क कोलन द एसोसिएशन कॉमा 1970 डॉट। नेक्स्ट लाइन से कोलेशन दिया, पहले पेजेस है वैसे रोमन वाले, कॉमा करके मेन पेजेस है, पी है, डॉट है, सेमीकोलन 24 CM डॉट। आईएसबीएन नंबर इसके साथ लिखना चाहिए, इतना गैप नहीं चाहिए। ये जो गैप है ये गैप नहीं होना चाहिए और गैप नीचे होना चाहिए। अब इसका टाइटल जो लिखा मैनेजमेंट हैंडबुक, ये मैनेजमेंट हाइफन हैंडबुक है, मैनेजमेंट हाइफन हैंडबुक्स कामा
मैनुअल एक्सेट्रा, ये है टाइटल पूरा। और ये टाइटल कहाँ दिखाए जाएंगे? हम जब मिलेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। ऊपर तो हैंडबुक है सर, यहाँ पे हैंडबुक्स लिख सकते हैं। हाँ हाँ, वो आप इतना ही लिख दीजिए जितना इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आप ऊपर क्या मैनेजमेंट हैंडबुक कैसे लिखा है ये पूछ रहे हो? सर ऊपर मैनेजमेंट हैंडबुक है, यहाँ पे हैंडबुक्स लिख दिया है सर। ऐसा है, ये टाइटल से नहीं एंट्री बनाई है हमने, ये है सब्जेक्ट बेटा, और सब्जेक्ट निकला है इससे। यहाँ देखो ये क्या लिखा है 601 में, ये आपका कॉल नंबर क्या है 658.02 है बेटा। 658 में ये वो स्टैंडर्ड सब डिविजन लगाओ 02 लगाओगे, जैसे 02 लगाओगे उसके आगे लिखा होगा हैंड बुक्स कामा मैनुअल्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन नंबर से निकाला हुआ नंबर है, ये क्लासिफिकेशन नंबर से ही सब्जेक्ट नंबर निकलता है। सब्जेक्ट नंबर क्लासिफिकेशन नंबर को ही डीडीसी में देख के तब निकालते। और एक इसका मेथड मैंने समझाया हुआ है, एक बार फिर आज बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन नंबर से निकाले हुए नंबर को, निकाले हुए वर्ड्स को हम फाइनली सीयर्स बुक ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, काले रंग की एक और किताब है, उसमें इनके निकाले हुए वर्ड्स को चेक करा जाता है। सर उसमें ब्रॉड टर्म देखते हैं या यूज फॉर देखते हैं? बेटा उसमें लिखा होता है यूज एज या वो ब्रॉड टर्म नैरो टर्म लिखी हुई होती है ना। नैरो टर्म होता है, स्पेसिफिक टर्म होता है। ब्रॉड टर्म का मतलब ब्रॉड है। अगर आपको यहाँ सब्जेक्ट देना है तो बुक का सब्जेक्ट देना है, ब्रॉड थोड़ी देना है। तब आपको स्पेसिफिक शब्द या यूएफ होगा, यूनिफाइड जो वर्ड होगा, जो वर्ड एग्जैक्ट होगा वो दिया होगा।